अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावर सुधु लाइब्रेरी चैनल। आज जो आपके नावल लिख रहे हैं उसका नाम है मेरा मन और इसके राइटर हैं रिमशा अंसारी। तो अब इस नावल को शुरू करते हैं। सफ़ेद संगी मरमर से तमीज़ साफ़ सुथरे कमरे के दरमियान में दो नफूस खड़े एक दूसरे पर बुरी तरह गरज रहे थे। इनकी पुश्त पर जहाज़ी साइज गोल बेड पर 3 साल की बच्ची हाथ में गुलाबी रंग का टेडी बियर लिए बैठी खौफजदा नज़रों से अपने माँ बाप को देख रही थी। मैं नहीं जानती, तुम मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दो। पतले नए नकोश वाली इस दुबली पतली लड़की ने एक बार फिर अपने शोहर के ऊपर चलाकर कहा। वो स्याह रंग की फिटिंग की जीन्स पर सब्ज रंग की शर्ट पहनी हुई काफ़ी मॉडर्न लड़की थी। अपनी माँ की हलक फाड़ चीख सुनकर बेड पर बैठी बच्ची ने टेडी बियर को खुद में भींचते डर कर एक सिसकी भरी थी, जिसे सुनकर इसका बाप बेसाख्ता इसकी जानी मतवज्जो हुआ। बाबा की जान, आप डर क्यों रही हो? मम्मा बाबा लड़ थोड़ी रहे हैं, बस बात कर रहे हैं। आप एक काम करो, दादो के कमरे में चले जाओ। मिनहाज ने बेड के पास आते खुद को नॉर्मल जाहिर किया और मिराल को बेड से नीचे उतार कर कमरे से बाहर भेजने लगा। जब मुबशरा इन दोनों के रास्ते में हाइल हो गई। मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दो, वरना आग लगा दूंगी तुम्हारी बेटी को या फिर जहर देकर मार दूंगी। मुझे आज़ाद करो, इस रिश्ते से अब नहीं रह सकती मैं तुम्हारे साथ। मुबशरा ने सगी माँ होते हुए भी जिस कदर घटिया बात की थी, महनाज इसकी शक्ल देखता रह गया, जबकि इसका जानवर वाला सलूक देख मिराल ने अब बाकायदा रोना शुरू कर दिया था। महनाज को खामोश खड़ा देख मुबशरा इश्तियाल में आगे बढ़ी और फिर यक के बाद दीगर कई थप्पड़ अपनी 3 साला बेटी के चेहरे पर रसीद कर दिए। मिराल ने अब बुलंद आवाज़ के साथ रोना शुरू कर दिया था। मुबशरा का ये सलूक देखकर महनाज अपने हवास खोता आगे बढ़ा और फिर मुबशरा के चेहरे पर एक थप्पड़ रसीद करके इसे 3 अल्फाज बोलकर इस रिश्ते से आज़ाद कर दिया। मेरे घर से निकल जाओ जाहिल औरत, मैंने बहुत कोशिश करी तुम्हें निभाने की। तुम जैसी औरत अपना घर बसाना ही नहीं चाहती। दफ़ा हो जो यहाँ से, कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम्हारी वजह से आज मुझे औरत ज़ात से नफ़रत हो रही है। मिनहाज बेड के पास ज़मीन पर सर हाथों में डाले बैठ गया। मुबशरा ने तनफ़्फ़ुर से इसे देखकर गर्दन झटकी और फिर स्टाइल से चलती हुई कमरे से निकल गई। बाबा, अपने बाप को गमज़दा देखकर नन्ही मिराल ने इसके पास आकर इसके चेहरे पर फिसलते आंसू साफ किए तो मिनहाज ने बिखरे दिल के साथ अपने जिगर के टुकड़े को खुद में बींच लिया, जिसकी माँ ने इस छोटी की बच्ची के साथ इस कदर ज्यादती कर दी थी। चच्ची, ये आप क्या कह रही है? मुझ पर बीमारी अल्लाह की तरफ से आई है, आप मुझ पर या मेरे माँ बाप पर ये जुल्म ना करें। रानिया ने अज़ियत से सामने खड़ी अपनी चच्ची को देखा, जो आज 5 साल बाद महज इस बात पर रिश्ता ख़त्म करने आई थी कि रानिया की रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई थी। वो पिछले 2 साल से किसी मौजी बीमारी में मुब्तला थी, जिसका इल्म इसे आज ही हुआ था। चूँकि इसकी चच्ची फहमीदा नीचे मंजिल पर रहती थी, इसलिए इसके कानों तक भी ये खबर पहुंच गई। साद ने रानिया से मंगनी अपनी मर्जी से की थी, लेकिन अब रानिया की बीमारी का सुनकर वो भी एक तरफ हो गया था। बहू चाहिए मुझे, बोझ नहीं। फहमीदा मंगनी की अंगूठी इसके मुंह पर मारकर वहां से चली गई थी। रानिया की माँ और बाप ने अफसोस से अपना सर पकड़ लिया। उन्होंने बहुत कोशिश की कि फहमीदा ये रिश्ता ख़त्म ना करे, लेकिन उन्होंने किसी एक की ना सुनी। वो लोग बहुत गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। घर में अक्सर खाने पीने को भी नहीं होता था। रानिया की 4 बहनें और थी, सबसे बड़ी रानिया ही थी। वो 5वीं बहनें सब्र तहम्मुल वाली थी, लेकिन फिर भी वो अपने माँ बाप पर महज बोझ थी। अम्मी अब्बू, आप लोग प्लीज़ टेंशन ना लें। रानी अपने बाप को सर पकड़े देखा तो इनके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली देने की कोशिश की, बदले में वो इस पर बरस पड़े। बेटियां हो तुम, या बोझ हो, कहीं गरक हो जाओ, कहाँ से कराऊंगा तेरा इलाज? अब कौन करेगा तुझसे शादी? वो भी बगैर जहेज के पैदा होते ही क्यों नहीं मर गई तू? आजम साहब के मुंह में जो आए वो बोलते गए, जबकि रानिया का दिल अपने बाप के मुंह से निकलने वाले दर्दनाक अल्फाज से जख्मी होकर रह गया। अम्मी, आप किसी से भी मेरी शादी कर दें, जब तक शादी नहीं हो रही तब तक मैं कोई भी नौकरी कर लूँगी, मगर आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। रानी ने नम लहजे में कहती वहाँ से चली गई। घर में दाखिल होते ही इसे थकन से चूर होकर बैग उतार कर कुर्सी पर रखा और फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर पानी पीने लगी। इसका रंग एकदम जर्द था, जबकि जिस्म का जोर जोर दर्द से चूर हो रहा था। अपने बाप का बोझ कम करने के लिए वो फिलहाल करीब ही एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रही थी। रिश्ते वाली ने एक रिश्ता बताया है तेरे लिए,
लड़का तलाक शुदा है, एक 3 साल की बेटी। इन लोगों को जहेज में कुछ नहीं चाहिए और शादी भी सादगी से करना चाहते हैं। लड़की और इसकी के घर वालों को तेरी बीमारी से भी कोई मसला नहीं है, बस इसकी बेटी को माँ का प्यार दे दिया करना। रानिया की माँ ने इसे देखते ही मुखातिब किया। इसकी बात सुनकर रानिया की आंखें यकदम नम हो गई। क्या कसूर था इसका जो इसे एक बेटी के बाप से ब्याह जा रहा था? क्या कसूर था इसका एक बीमारी की वजह से इसको रोंदा जा रहा था? इसे अब अपनी ज़िंदगी या किसी चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। वो बुरी तरह से टूट गई थी। अम्मी, मैं राज़ी हूँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। इसने वीरान आंखों से अपनी माँ को हुक्म दिया और फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। 4 लोगों की मौजूदगी में वो सादा सा सुर्ख रंग का जोड़ा ज़ेब तन किए किसी जिंदा लाश की तरह अपना घर छोड़ के इस शख्स के घर के लिए निकल गई थी जिससे इसका थोड़ी देर पहले ही निकाह हुआ था। इसके वालिदा ने गोया अपने सर से बोझ उतारा था। बेटियां बोझ नहीं होती मगर बना दी जाती हैं। रानी के बदले मिनाज की माँ ने बतौर तोहफा एक भारी रकम इसके वालिदैन को दी थी जिससे उन्होंने रानी से छोटी दोनों बहनों की भी रानी के साथ ही सादगी से शादी कर दी थी। जिस दिन रानिया वो घर छोड़कर आई थी, दिन इसने अहद कर लिया था कि कभी इस घर में वापस नहीं आएगी। महनाज से इसका निकाह तो हो गया था लेकिन निकाह के फौरन बाद महनाज वहाँ से चला गया था। रानिया ने भी अभी तक महनाज को देखा नहीं था और ना ही इसे महनाज की तस्वीर वगैरह दिखाई गई थी। वो महनाज की माँ कशमाला बेगम के साथ गाड़ी में साकत व जामत बैठी अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रही थी। दिल में कई अनजाने खौफ थे। इसके अपनों ने इसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया था तो गैरों से फिर वो क्या उम्मीद करती। इसके माँ बाप ने जो इसके साथ किया था इन्हें इस बात का एहसास नहीं था। वो खुश थे कि उन्होंने एक साथ ही 3 बेटियों का फ़र्ज़ पूरा कर दिया, लेकिन सब जानते थे ये सिर्फ बोझ था जो उन्होंने सर से उतार फेंका था। इनकी बेटियां अब ससुराल में जिए या मरे, इन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं थी। इस्लामाबाद से लाहौर का सफ़र करके चंद घंटों बाद गाड़ी एक खूबसूरत से बंगले के आगे रुकी तो रानी की आंखें हैरत से फैल गई थी। इसने तो न जाने कैसा घर तस्वर कर लिया था मगर ये सब तो इसकी सोच से भी परे था। बैरूनी दरवाजे से गाड़ी अंदर पोर्च में दाखिल होके झटके से रुकी तो कशमाला बेगम दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से बाहर निकल आई। फिर उन्होंने दूसरी तरफ आके गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर रानी की गाड़ी से उतरने में मदद की। ये है आज से तुम्हारा घर। कशमाला बेगम ने इसकी तवज्जो से शान और शौकत से खड़ी इमारत की जानिब मजबूर कराई तो रानी को महसूस हुआ वो ख्वाब देख रही हो। कहाँ वो तो कमरों में अपने माँ बाप के साथ 5 बहनें रहती थीं, कहाँ यकदम ही किस्मत ने इसे महल में लाके खड़ा कर दिया था। लेकिन ये सब कुछ इतना भी आसान नहीं था। इसने 2 साल अपनी बीमारी से लड़ाई की थी। बचपन से ही वो और इसकी भी बहनें किसी बोझ की तरह माँ बाप के सर पर वजन किए हुए थी। हमेशा इसे और इसकी बहनों को माँ बाप के साथ दुनिया वाले भी बातें सुनी पड़ती थी। ये सब इतना आसान नहीं था, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी। ज़िंदगी आसान होती कब है भला? ये घर तो बहुत खूबसूरत था और कशमाला बेगम भी सुलझी हुई खातून थी, लेकिन फिर भी इसके दिल में कई खदशात थे। न जाने इसका शौहर कैसा होता, वो किस तरह का सलूक करता इसके साथ। यही सब सोचते हुए वो सुस्त कदमों से अंदर की तरफ बढ़ गई। महल नुमा इस घर में चारों जानिब मुलाजिम घूमते नजर आ रहे थे। वो ये सब देख हैरान रह गई। ये सब इसके लिए वाकई अनोखा था। इतने मुलाजिम और ऐशो इशरत तो इसने सिर्फ ड्रामों में ही देखे थे। इसने महज लोगों के मुंह से सुना था कि किस्मत इंसान पर मेहरबान ज़रूर होती है। तो क्या इसकी किस्मत भी इस पर मेहरबान हो गई थी या फिर ये एक नया सितम था इस मासूम पर? इसका फैसला तो फ़िलहाल करना नामुमकिन था। कशमाला बेगम ने इसे महनाज के कमरे की जानिब भेज दिया। वो महनाज के कमरे में दाखिल हुई तो इस खूबसूरत सजे हुए कमरे के दरमियान में रखे बेड पर लेटे गुलाब के फूल को देखे से अजीब सा एहसास हुआ। गुलाबी रंग की फ्रॉक पहने सुर्ख और सफ़ेद मिराल बेखबर सो रही थी। रानी इसके सराहने आके बैठी और गौर से इसे देखने लगी। कैसी माँ थी वो जो अपनी छोटी सी बच्ची पर इतना बड़ा जुल्म कर गई थी? कोई माँ भला ऐसी भी हो सकती है? वो दिल में सोचने लगी। फिर यकदम से इसे कुछ ख्याल आया। हाँ, क्यों नहीं हो सकती? दुनिया हर तरह के लोगों से भरी पड़ी। इसके माँ बाप ने भी तो इसके साथ क्या क्या किया था, इसे जिंदा दरगोर कर दिया था। वो अभी ये सब ही सोच रही थी कि जब कमरे का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर इसकी तवज्जो भटक गई। इसने आंखें फैलाए अंदर आने वाले शख्स को देखा। वो लंबा चौड़ा लगभग 35 साल का वजीहा मर्द था। रानिया को देखते ही इसकी नज़रों में अजीब सी शर्मिंदगी समा गई। जबकि रानी ने इसे देखती नज़रें झुका ली थी। वो इससे 15 साल बड़ा था। उम्रों का ये फ़र्क इतना ज़्यादा था कि शायद वो कभी अपने शौहर से नज़रें भी ना मिला पाती। रानिया कैसी हैं आप? वो नज़रें झुकाए हुए थी जब इसने महसूस किया कि मिनहाज बेड के दूसरे किनारे पर आकर बैठा था।
اس کی پشت رانیہ کی جانب تھی، یعنی وہ ابھی اس سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ ایک دوسرے کی جانب پشت کیے وہ دونوں ہی زندگی سے ہارے ہوئے تھے۔ رانیہ نے محسوس کیا تھا کہ منہاج کا لہجہ بہت نرم لیکن ٹوٹا ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، رانی نے اپنے ہاتھ مسل کر بامشکل جواب دیا۔ اس کے حلق میں آنسوں کا گولا اٹکنے لگا۔ وہ کسی سے بھی رحم کی امید نہیں رکھتی تھی۔ جب اس کے ماں باپ نے ہی اس پر رحم نہیں کھایا تو پھر کسی دوسرے سے ہمدردی کی کیسی توقع؟ رانیہ، مجھے آپ کے گھر کے حالات اور آپ کی بیماری کے بارے میں علم ہے۔ مجھے آپ کے لیے دکھ بھی ہے کہ آپ جیسی کم عمر اور پیاری سی لڑکی کو مجھ جیسی بڑی عمر کے مرد کے ساتھ بیاہ دیا گیا ہے، اور یہ آپ کے ساتھ ظلم ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے شادی نہیں کرتا تو نہ جانے آپ کے پیرنٹس آپ کی شادی کیسے لوگوں میں کرتے، اور پھر وہ آپ کی بیماری کو کس نظر سے دیکھتے۔ آج کل کے لوگوں کا اتنا ظرف نہیں ہے کہ وہ کسی کو ایک وقت بھی بٹھا کے کھلائے۔ مجھے آپ کی بیماری سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں خود آپ کا علاج اچھے طریقے سے کرواؤں گا۔ آپ کو میرے گھر کی ذمہ داریاں بھی نہیں اٹھانی، بس آپ اس معصوم کو تھوڑا سا پیار دے دینا۔ اس کی ماں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 24 گھنٹے میری بیٹی کی خدمت میں وقف کر دو، بس آپ اس کو اپنی اولاد کی طرح رکھنا۔ میری طرف سے آپ پر کوئی بھی پریشر نہیں آئے گا۔ مجھے آپ کا اور آپ کے جذبات کا بہت خیال ہے۔ منہاج سر جھکائے بیٹھا نرمی سے سمجھانے لگا۔ منہاج کی بات سن کر وہ کچھ پرسکون ہوئی تھی، ورنہ اس کی دھڑکنوں میں ایک طوفان برپا تھا۔ آپ چینج کر کے ریلیکس ہو جائیں، کل میں آفس سے آؤں گا تو ریڈی رہے گا، ہم ہاسپٹل جائیں گے اور آپ کے سارے ٹیسٹ دوبارہ کرائیں گے۔ ایک اور بات رانی، اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا، میں ایک بے وفا عورت کا ڈسا ہوا مرد ہوں۔ منہاج نے بیٹھ سے اٹھ کر ایک رانیہ پر نظر ڈالی، پل میں دونوں کی نظروں کا ٹکراؤ ہوا تھا، پھر منہاج نظریں جھکا کر کمرے سے نکل گیا، جبکہ عورت کے نام پر اس کا ٹھنڈا لہجہ دیکھ کر رانیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ آپ کون ہیں؟ ننھے ہاتھوں کا لمس اپنے گالوں پر محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا چھوٹی سی میرال اس کے چہرے پر جھکی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ رانیہ سے پیچھے کیے اٹھ کے بیٹھی اور پھر اپنے کھلے بالوں کا جوڑا بنا کر میرال کے دونوں گال پکڑ کر کھینچنے لگی۔ میں آپ کی ماما ہوں۔ یکدم ہی سے منہاج کی بات یاد آئی تو بے سختہ بول پڑی، ماما اچھی والی یا بری والی؟ وہ چھوٹی سی بچی تجسس سے پوچھنے لگی۔ ماما تو بیٹا اچھی ہی ہوتی ہے، رانی نے مسکرا کر اس کے بات کا جواب دیا تھا۔ نہیں، میری پہلے والی ماما مجھ سے پیار نہیں کرتی تھی، وہ پاپا سے لڑتی تھی اور مجھے مارتی بھی تھی۔ میرال منہ بسور کر بتانے لگی، اوہ میرا بچہ، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، رانی نے محبت سے کہتے اسے خود میں بینچ لیا تھا۔ رانی کی سہولت کے لیے منہاج نے گھر میں مزید ملازم رکھ لیے تھے۔ 24 گھنٹے رانی کے میرال کے ساتھ گزرتے تھے۔ بہت کم عرصے میں ہی میرال رانی سے بہت گھل مل گئی تھی۔ میرال اب رانی کے ساتھ اس کمرے میں سوتی تھی، جبکہ منہاج دوسرے کمرے میں سوتا تھا۔ دونوں کے درمیان کوئی زیادہ بات چیت نہیں ہوتی تھی، دونوں ایک دوسرے سے نظریں بھی ملانے سے گریز کرتے تھے۔ رانی کی شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل سے ٹریٹمنٹ شروع ہو گئی تھی۔ مرجھائی ہوئی رانی اب پھر سے کھیلنے لگی تھی۔ اصل معنوں میں وہ اب منہاج کے گھر کی شہزادی ہی لگتی تھی۔ منہاج کے گھر میں اسے ہر قیمتی چیز میسر تھی، اس کے کپڑے، جوتے، ہر چیز بہت مہنگی تھی، جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اس دن میرال کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے چیئر پہ بٹھا کر اس کے بالوں کی پونی باندھ رہی تھی، جب اچانک سے اس کا فون بجنے لگا۔ وہ فون موبائل کی جانب لپکی تو اس کے گھر سے کال تھی۔ اس نے پریشان ہو کے کال اٹھائی۔ دل میں کئی وسوسوں نے جنم لیے، کیونکہ شادی کے بعد اب تک اس کے گھر سے کال نہیں آئی تھی۔ اس نے متفکر ہو کے کال اٹھائی، ہیلو ابو اس دنیا میں نہیں رہے، پلیز اب جلدی آ جائیں، امی کی طبیعت بھی خراب بہت ہے۔ اس نے فون کی اس پار اپنی بہن کی روتی ہوئی آواز سنی تو ساکت رہ گئی۔ ماما کیا ہوا آپ کو؟ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اور اس کے پتھرائے ہوئے وجود کو دیکھ کر میرال اپنے ننھے ہاتھوں سے اسے لانے لگی، مگر رانی کا سکتہ ابھی تک نہیں ٹوٹا تھا۔ میرال کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں گئی، جہاں اس کے بابا بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا، پتہ نہیں ماما کو کیا ہو گیا، کچھ بول نہیں رہی۔ میرال کی بات سن کر منہاج بھاگا ہوا رانی کے کمرے میں آیا تھا اور وہ ابھی تک ساکت اور جامد تھی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اسے بہت بڑا صدمہ لگا تھا۔ رانی، کیا ہوا؟ اس کی حالت پر پریشان ہو کے منہاج نے اس کو پکڑ کر جھنجھوڑا تو حلق کے بل اس کی چیخ نکلی اور پھر وہ سیدھی منہاج کے سینے سے آ لگی۔ میرے ابو اس دنیا سے چلے گئے۔ منہاج کے سینے سے لگی سسک کر رونے لگی، جبکہ اس کی بات پر دکھ سے منہاج نے اس کے گرد ہاتھ باندھ کر مضبوطی سے خود پہ بینچ لیا۔ بابا کیا ہوا ماما کو؟ میرال پریشانی سے اپنے باپ سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں بیٹا، آپ دادوں کے پاس جاؤ، میں ماما کو دیکھتا ہوں۔ رانیہ کو روتا دیکھ کر میرال کی بھی رونی شکل ہو گئی تھی، جب ہی منہاج نے اسے منظر سے ہٹا دیا۔ میرال کمرے سے باہر نکلی تو منہاج نے روتی ہی رانیہ کے دھیرے سے کمر سلا کر اسے دلاسا دیا۔ رانیہ، سنبھالو خود کو، اگر تم ایسے کرو گی تو تمہاری امی اور بہنوں کو کون سمجھائے گا؟ میرے خیال میں ہمیں فوراً وہاں جانا چاہیے۔
महनाज ने इसके बाद सलाह कहा तो आंसू साफ करके रानी से दूर होगी। मैं अपनी चादर लेकर आती हूँ, भारी लहजे में कहकर वो अलमारी की जानिब बढ़ गई थी। इस वक्त इसका दिमाग सुन्न हो गया था। सोचे समझे कि सलाह बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। हार्ट अटैक के बायस आज़म साहब इस दुनिया से चल बसे थे। दामाद होने की हैसियत से सब कुछ महनाज ने ही संभाला था। रानी अभी सबसे अलग थलग गमज़दा बैठी थी। वैसे तो वहाँ रानी की बहनों के शोहर भी मौजूद थे, मगर बावक़ार शख्सियत और पुरकशिश होने के बायस सबकी नज़रें महनाज पर ही थी। रात में महनाज ने रानी को वहीं छोड़ दिया था, फिर सुबह खुद भी वहाँ आ गया था। भले इनका घर छोटा सा था, मगर महनाज ने ज़रा सा मुँह नहीं बनाया था। महनाज रानी के घर में दाखिल हुआ तो साद और फहमीदा बेगम बैठे दिखाई दिए। महनाज को ये ज़रूर पता था कि रानी की मंगनी ख़त्म हुई थी, मगर सास से हुई थी इसको मालूम नहीं था। रानी अपनी अम्मी के साथ दूसरे कोने पर बैठी थी। महनाज अदब से जाके इनके सामने बैठ गया। आंटी, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आपका बेटा हमेशा आपके साथ रहेगा। साथ है आपसे आज से आप और हिना सना दोनों ही मेरी जिम्मेदारी हैं। आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ौरन याद कर लिएगा। महनाज ने नरम लहजे में कहते हुए जेब से खाली खाकी रंग का लिफाफा निकाल कर रानी की तरफ बढ़ाया और इसे आंखों ही आंखों में कुछ कहा। साद और फमीदा बेगम हैरत से महनाज को देख रहे थे। रानी, तुम कुछ दिन आंटी के पास रहो और अपना भी बहुत ख्याल रखना। मैं ड्राइवर के हाथ कुछ फ्रूट और सामान भेज दूंगा, वो ले लेना। महनाज ने प्यार से रानी को देखकर ताकीद की और उठने लगा। सुने। इसके उठने पर रानी ने बेसाख्ता ऐसे पुकारा, जी। इस लंबे चौड़े मर्द का से यूं फर्माबरदारी से जी कहना वहां मौजूद तमाम लोगों को रक्श में मुब्तला कर गया, जबकि रानी के दिल ने एक हार्ट बीट मिस की थी। जो भी था, लेकिन आज इसके शोहर ने सबके सामने इसका भरम बना दिया था। ये वही लड़की थी जिसकी सब तजलील करते थे। आज सब इस लड़की को इज्जत की निगाह से देख रहे थे। वो मेराल मेरे बगैर नहीं सोएगी, मैं भी चलती हूँ, सुबह इसे लेकर आ जाऊंगी। रानी ने झिझकते हुए महनाज को देखा था। आप फिक्र नहीं करें, मैं इसे देख लूंगा, आप बेफिक्र होकर आंटी का ख्याल रखें। सुबह ऑफिस जाता हुआ आपकी तरफ छोड़ जाऊंगा इसे। महनाज की उर्सी मुस्कुराहट रानी की तरफ जानिब उछालता वहां से वॉकआउट कर गया, जबकि महनाज के इस अंदाज पर साथ के दिल में मानो आग लग गई। लगता है तुम बहुत खुश हो, अब रूप रंग भी देखो कैसा खुल गया है, वरना तो यहाँ पीली पड़ी हुई थी तुम। फमीदा चाची ने तंजिया नज़रों से रानी की जानिब देखा। अल्हम्दुलिल्लाह चाची, अल्लाह ने बीच रास्ते में छोड़ जाने वालों से बचा के ज़िंदगी भर साथ निभाने वाला अता कर दिया। रानी ने नरमी से फमीदा बेगम की जानिब देखकर जवाब दिया। अब वो साथ की तरफ देखती भी नहीं थी, लेकिन रानी की बात का महफूज समझकर साथ गुस्से में उठकर वहां से चला गया। घर के बाहर खड़ी स्याह रंग की गाड़ी मुसलसल हारन दे रही थी। अगले पर गुलाबी रंग के सादा से कमीज शलवार में मलबूस रानी सीढ़ियों से उतरती दिखाई दी, जबकि गाड़ी की आवाज़ सुनकर साद भी कमरे से बाहर निकल आया। मामा। वो जैसे दरवाजे तक पहुंची, मिराल गाड़ी से उतरकर इससे लिपट गई। इसकी इस मोहब्बत भरे अंदाज पर रानी ने इसे गोद में उठा के सीने से लगा लिया। अभी वो मिराल में ही मगन थी कि जब गाड़ी से निकलते महनाज को देख के इसका दिल थम गया। वो आंखों पर सन ग्लासेस लगाए, नीले रंग की शर्ट पहना हुआ बहुत हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। रानी ने इसे देखते ही नजरें झुका ली, जबकि धड़कनों में एक शोर मच गया। कैसी हैं आप? महनाज इसके पास आके नरमी से पूछने लगा। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? रानी ने पल भर इसके चेहरे को देखा, फिर जवाब दिया, आपके बगैर मेरा घर और ख़ास तौर पर मेरी ये लाडली बहुत उदास हो गई है। महराज ने बहुत मोहब्बत से रानी का चेहरा देखा था। रात में मैं घर आ जाऊंगी। महराज की बात पर रानी धीरे से मुस्कुराई। मैं लेने आ जाऊंगा, महराज भी प्यार से कहकर वापस अपनी गाड़ी की तरफ चला गया था, जबकि रानी मिराल को लेकर घर में आ गई, लेकिन सामने साद को खड़ा देखकर चौंकी। रानी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। साद ने बोलने से पहले इसकी इजाज़त चाहिए थी। बोलो। रानी ने सख्त लहजा रखे से इजाज़त दी थी। आई एम सॉरी रानी, मुझे तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं नादुम हूँ। यार प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। इससे एक बच्ची और इसके बाप के साथ तुम अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही हो। तुमसे दूर होके मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। साद ने आंखों में नमी लाए रानी को मुखातिब किया। मिराल बेटा, आप ऊपर जाओ, मम्मा आती हैं। रानी ने मिराल की कमर थपक कर इसे ऊपर भेजा, फिर सख्त तासरात लिए साद की जानिब मुतवज्जो हुई। तुमने मेरे इस बुरे वक़्त में मेरा साथ छोड़ा था, जब मेरे पास तुम्हारे सिवा कुछ नहीं था, और मेरे शौहर ने मुझे इस वक्त सहारा दिया जब हर किसी ने मुझे छोड़ दिया था। मेरा शौहर तुमसे लाख गुना बेहतर है। बुरा वक़्त बुरा नहीं होता, लेकिन बल्कि वो अच्छे और बुरे चेहरों की पहचान करा देता है। आइंदा के बाद इस किस्म की बात अपने मुंह से मत निकालना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह शहादत की उंगली दिखा के इसे तनबीह करती तेजी से सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई थी। सब कुछ मामूल जैसा हो गया था। रानियां वापस घर आ गई थी। बस फ़र्क इतना आया था कि अब रानियां और महनाज के दरमियान थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो गई थी। मिराल ने अब स्कूल जाना शुरू कर दिया था और रानी की ज़िंदगी तो सुकून से गुजर रही थी, मगर महनाज दिन ब दिन अंदर ही अंदर घुट रहा था।
मुबशरा का दिया हुआ धोखा वो भुला नहीं सका था। मुबशरा ने इससे बड़े बिजनेसमैन से शादी कर ली थी। किसी को भी नहीं पता था कि महनाज के दिल पर क्या गुजर रही है। वो ऊपर से मजबूत और मुतमिन दिखता था क्योंकि वो मर्द था और मर्दों को तो अपने दुख छुपाने ही पड़ते हैं। रानिया और महनाज की शादी को काफ़ी अरसा हो गया था। पहले तो कशमाला बेगम ने रानी की बीमारी की वजह से कुछ ना बोला, लेकिन अब रानिया बेहतरी की तरफ आ गई थी और फिर महनाज की तन्हाई इनकी नज़रों से पोशीदा नहीं थी। वो रानी को समझाती थी कि वो महनाज पर ध्यान दे, इसके दुख दर्द बांटे, मगर रानी की पहल करने की हिम्मत नहीं थी। महनाज ने रानी की दोनों बहनों की शादी का खर्चा उठाया था। आज सना और हिना की बारात की पूरी तकरीब बहुत अच्छे से निपट गई थी। महनाज ने सिर्फ बोला नहीं था, बल्कि इसने अपनी सास को माँ का दर्जा देकर इनका बेटा बन के दिखाया था। बहुत धूमधाम से इन दोनों बहनों की शादी हुई थी और दोनों ही खुशी खुशी अपने घर रुखसत होकर चली गई थी। महनाज ने रानी की अम्मी से बहुत जिद की कि वो इनके घर चले, लेकिन वो नहीं मानी। जिसके बाद महनाज ने हर माह इनका खर्चा घर पर भेजने का फैसला किया। मैरिज हाल से रानिया सीधा घर आ गई थी, लेकिन अपनी दोनों बहनों की रुखसती के बाद वो रोई जा रही थी और मिराल इसके पास बैठ के उसे चुप करा रही थी। रानिया सुर्ख रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई थी, जिस पर बाल स्ट्रेट करके खोले गए थे। कानों में सोने के बड़े बड़े आवेजे इसका लुक मुकम्मल कर रहे थे। अपनी मैचिंग करके इसने मिराल को भी सुर्ख रंग की फ्रॉक पहनाई थी। आज की तकरीब में इस फैमिली को देखकर लोग अशश कर रहे थे। महनाज रानी से कुछ बात करने की गर्ज से कमरे में आए तो वो देखा वो रो रही थी। अपने बाप को देखते ही मिराल बेड पर खड़े होकर महनाज के रूबरू आ खड़ी हुई। बाबा, जब भी मैं रोती हूँ तो आप मुझे फोरहेड पर किस करके और हक करके मुझे चुप कराते हैं। मामा भी कितना रो रही हैं, इन्हें भी ऐसे ही किस और हक करके चुप कराएं। मराल मासूमियत में बोली जा रही थी, जबकि इसकी बात सुनकर रोती हुई रानिया बुरी तरह उछल गई थी। जबकि दूसरी तरफ महनाज तजस्सुस से रानी की जानिब देखने लगा। वो आज इतनी खूबसूरत लग रही थी कि महनाज की नज़रें इस पर से हट नहीं रही थी। अच्छा जी, चलो ऐसा कर लेते हैं। रानी शर्म से खुद में सिमटी तो महनाज शरारत से कहता इसकी जानी बढ़ गया। रानी को लगा कि इसकी रगों में खून की रवानी बढ़ गई हो। अब महनाज ने रानी के पास जाके इसे शानों से पकड़कर अपने रूबरू खड़ा किया और फिर पूरे इस्तकाक से इसकी पेशानी पर लब रखकर अपने हक और मोहब्बत की पहली मोहर सब्त कर गया। जबकि महनाज की इस हरकत पर रानी का जिस्म बुरी तरह लर्जने लगा, जिसे महनाज ने महसूस कर लिया था। मीरू, मुझे याद आया, दादू आपको बुला रही है थी। महनाज ने रानी की जानिब से तवज्जो हटाई और मिराल को देखकर ऐसे रिएक्ट किया जैसे वाकई इसे कुछ याद आया हो। इसकी बात सुनकर मिराल कमरे से बाहर निकल गई। मैं मिराल को चेंज करवा के आती हूँ। अपने बिल्कुल करीब खड़े वजीहा मर्द को इसकी खुमार भरी नज़रों को देखकर रानी झिझकती हुई वहाँ से फरार होने के लिए भागने लगी। जब महनाज ने चूड़ियों से भरा इसका हाथ मजबूती से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। रानी झटके से इसके हिसार में कैद हो गई। अच्छी बीवियां शौहरों के साथ ऐसा सलूक नहीं करती। इसके इरादे समझकर महनाज ने इसके गिर्द मजबूती से हाथ बांधे और इसके कान में सरगोशी की। रानी खामोशी से गर्दन झुकाए शौक थी महनाज के चेहरे के नक्श देखने लगी। वो बहुत पुरकशिश नैन नक्श का मालिक था। इस वक्त इसे वाकई इस लड़की की बदनसीबी पर तरस आया था जिसने महनाज जैसे शोहर को ठुकराया था। प्यारा लग रहा हूँ क्या? इससे खुद को तकता देखकर महनाज ने शरारत से पूछने लगा। आप तो मुझे हमेशा ही प्यारे लगते हैं। वो इसके शहर में जगड़ी नरमी से बोलने लगी। लगती तो आप भी मुझे बहुत प्यारी हैं, लेकिन इस बंदा नाचीज़ को आज आपने ज़ेर कर दिया है। अपने हुस्न की बदौलत नहीं, बल्कि अपनी मासूमियत की बदौलत इस बंदे का दिल आ गया अपनी छोटी सी बीवी पर, और ये दिल जिद कर रहा है कि अपनी इस छोटी सी बीवी को हमेशा बहुत प्यार देना है। क्या आप मुझे इस बात की इजाज़त देती हैं? महनाज इसकी आंखों में आंखें डाले गंभीर गिर से पूछने लगा। इसकी बात का कोई जवाब देने की बजाय रानी ने सुकून से इसके सीने पर सर रखकर अपना दिल इसके सुपुर्द कर दिया था। हम सफ़र मोहब्बत करने वाला, ख्याल रखने वाला हो तो ज़िंदगी किस कदर हसीन हो जाती है। इस बात का एहसास अब इन दोनों को होने लगा था। वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। अब ज़्यादातर वक्त दोनों साथ गुजारते थे। मिराज पर तवज्जो देने के बाद भी रानियां मिराल से फरामोश नहीं हुई थी। वो मिराल को भी इतनी तवज्जो, इतनी मोहब्बत, इतना ही वक्त देती जितना वो महनाज को देती। रानी की बीमारी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई थी। आज इसका मुल्क के नामवर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था ताकि इनसे चेकअप करके रानिया की बीमारी की तसल्ली हो जाए। रानी महनाज और रानिया मिराल के हमरा चेकअप करवा के रूम से बाहर निकले तो सामने से आती मुबशरा को देखकर यकदम ही महनाज अपनी जगह पर रुक गया। मुबशरा अकेली ही थी, इसलिए जानबूझकर महनाज के सामने आ खड़ी हुई। ये है तुम्हारी बीवी, सुना है बेचारी को कोई बीमारी है। वही मैं कहूँ, तुमसे किसी नॉर्मल लड़की ने शादी कैसे कर ली? मेरे बदले ये बीमारी तुम्हारे नसीब में लिखी जानी थी। वैसे तुम्हें क्या लगता है ये छटांग भर की लड़की तुमसे मोहब्बत करेगी, तुमसे वफादारी करेगी? ये सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रही होगी।
तुम जैसे ही इसका इलाज करवाओगे और ये सेहतमंद हो जाएगी तो ये भी तुम्हें छोड़ देगी मिस्टर महनाज। मुबश्शरा सीने पर हाथ बांधे तनफ्फुर से बोल रही थी। उसकी बातें सुनकर महनाज की आंखों में खून उतर गया था, जबकि रानिया का सर शर्मिंदगी से झुक गया। खबरदार, जो अब तुमने मेरी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोला, यहीं खड़े खड़े ज़मीन में गाड़ दूंगा तुम्हें। इसे जिस्मानी बीमारी ज़रूर थी, लेकिन फिर भी वो तुम जैसी ज़हनी बीमार औरत से मुख्तलिफ है। जो तुमने मेरे साथ किया है ना, इसका एक दिन तुम्हें अंदाज़ा हो ज़रूर होगा। अभी तुम अरूज के नशे में हो, मेरी ज़िंदगी से चली गई हो ना। अब खुदारा मेरी ज़िंदगी में जहर घोलना बंद कर दो। महनाज ने गुस्से से कहकर रानी का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ने लगा। जब अचानक से इसे महसूस हुआ कि रानी आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, वो अपनी जगह पर ही खड़ी थी। महनाज ने हैरत से पलटकर रानी की जानिब देखा, जो तासुब भरी नज़रों से मुबश्शरा को देख रही थी। क्या कमी है मेरे शौहर में जो इन्हें मुझ जैसी बीमार लड़की मिलनी चाहिए थी? ये तो इनकी अच्छाई है जिसकी वजह से मेरी बीमारी ख़त्म होगी। मुझे लगता है आपको कोई नफसियाती मसला है, वरना इनके अंदर हर वो खूबी है जो एक लड़की अपने लाइफ पार्टनर से चाहती है। और दूसरी बात, मेरे शौहर मेरी दुनिया है, मैं इनके साथ दिल से मुखलिस हूँ। हर इंसान को अपने जैसा नहीं समझना चाहिए, हर लड़की आपकी जैसी नहीं होती। दर हकीकत इंसान खुद जैसा होता है, सामने वाले को वो वैसा ही समझता है। आपको अल्लाह ने हर चीज़ दी थी, इतना अच्छा शौहर, इतनी प्यारी बेटी, इतना सुकून वाला घर, और आप इन सब चीज़ों को ठुकरा कर चली गई सिर्फ इसलिए कि महनाज ने आपको दुनिया से बचा के रखा हुआ था। वो आपकी क्लब पार्टीज़ और दूसरी सरगर्मियों के खिलाफ थे। पहले मैं खुद को उस दुनिया की बदनसीब लड़की समझती थी, अब मेरा नज़रिया बदल गया है। आप जैसे लोग भी हैं जिन्होंने जानबूझकर अपने नसीब को बर्बाद करके अल्लाह ताला को नाराज़ किया है। रानी ने संजीदगी से कहते मुबश्शरा के मुंह पर इसकी औकात दे मारी थी, जबकि महनाज हैरत से रानिया को देख रहा था। इसकी बीवी को बोलना भी आता है। वो आज वाकई रानिया से काफ़ी इम्प्रेस हुआ था। रानी महनाज और मराल के साथ बाहर की तरफ बढ़ गई थी, जबकि सबके मारे मुबश्शरा दांत पीस कर रह गई थी। वो मुबश्शरा को मुंह पर सुना तो आया था, लेकिन मुबश्शरा की बात से वो दिल में कहीं डर गया था। जब वो मुबश्शरा को शादी करके लाया था तब वो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन वक्त के साथ अपने अंदाज बदलकर इसने मिनाज के दिल को बहुत बुरी चोट पहुंचाई थी। दूध का जला छाछ भी फोक फोक कर पीता है, और यही हाल मिनाज का था। वो अजीब से डर में मुब्तला हो गया था, और इसे और इसकी बेटी को रानी की आदत हो गई थी। अगर रानिया भी इन दोनों को ऐसे ही छोड़कर चलेगी तो वो क्या करेगा? इसकी अजीब सी कैफियत हो गई थी। आगे घर आके भी मुबश्शरा की बातें इसके जहन में गूंजे जा रही थी। वो इंसान था, दिल रखता था, जो चीज़ इसे ठेस पहुंचाए वो इनसे बचता था, क्योंकि वो जानता था अगर अब वो एक बार फिर टूटा तो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। वो ख़ानदानी दौलतमंद नहीं था। दिन रात मेहनत करने के बाद महनाज आज इस मुकाम पे पहुंचा था। सारी रात वो बस यही बातें सोचता रहा था। सुबह इसकी आँख खुली तो रानिया बराबर में सो रही थी। वो रोज़ सुबह उठकर इसे उठाता था, मगर आज ज़हन डिस्टर्ब होने की वजह से इसे रानी को जगाने का इरादा तर्क कर दिया था। कहीं उलझनों में उलझकर वो किसी बात से रानी का दिल ही ना दुखा दे। वो खामोशी से तैयार होकर ऑफिस चला गया था। सारा दिन भी इसका इसी टेंशन में गुजर गया था। रात में वो घर आया तो हॉल में बैठी रानी मिराल को होमवर्क करा रही थी। इसे देखते ही इसकी जानिब लपकी, इसका कोट उतार कर सोफे पर रखा और फिर पानी लेने किचन में चली गई। महनाज रोज ऑफिस से आके इसके माथे को चूमता था, लेकिन आज वो कहीं गुमसुम था। रानी ने इस बात पर भी इतना ध्यान नहीं दिया। इसे एहसास ज़रूर हुआ था, लेकिन यही सोचकर कि वो थका हुआ होगा इसने नज़रअंदाज कर दिया। मुलाजमा ने खाने का पूछा तो महनाज खाने का मना करके अपने कमरे में चला गया। रानी मिराल और कशमाला बेगम के साथ ही खाना खाने लगी, क्योंकि मिराल इसके हाथ से खाना खाती थी। कभी कभी सामने वाले की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए हमें किसी अमल की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारी चंद बातें ही इस इंसान को तबाह करके रख देती हैं। और यही हाल मुबश्शरा का था, जिसने अपनी चंद बातों से रानी और महनाज की हंसती बसती ज़िंदगी में जहर घोल दिया था। महनाज कमरे में आके बेड पर लेट गया। जब साइड टेबल पर रखा रानी का फ़ोन जगमगाने लगा। मुसलसल नोटिफिकेशन की आवाज़ से तंग होकर महनाज ने मोबाइल साइलेंट पर मोड पर लगाने की गर्ज से उठाया तो सामने नजर आते मैसेज देखकर चूम गया। ये साथ के मैसेज थे जिनमें वो रानी को फोर्स कर रहा था कि उससे मिलने अपनी अम्मी के घर आ जाए, वो महनाज को छोड़ के इसके पास आ जाए। महनाज इसके काबिल नहीं है। ऐसे कितने मैसेजेस महनाज ने पढ़े और फिर मोबाइल वापस टेबल पर रख दिया। इसकी आंखों के सामने माजी घूम गया। बिल्कुल इस तरह मुबश्शरा के मोबाइल पर भी इसने बिजनेसमैन अहमद हमदान शेख के मैसेज देखे थे। जब इसने मुबश्शरा से पूछा तो उसने यही बताया कि बस ऐसे ही वो इसे परेशान कर रहा है। महनाज मुबश्शरा पर हद से ज़्यादा भरोसा करता था, इसलिए इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया था। मैसेज के बाद वो हमदान से मिलने जाने लगी थी। पूरा पूरा दिन घर से गायब रहती थी। महनाज के पूछने पर इससे लड़ाई शुरू कर देती थी। मशहूर है कि मर्द रोते नहीं हैं, मगर मुबश्शरा ने इसका दिल इतना दुखाया था कि इतना बड़ा बिजनेसमैन भी
رو گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا، بکھر گیا تھا۔ اس کا قصور کیا تھا؟ صرف اتنا کہ اپنی لائن کے دوسرے مردوں کی طرح وہ عیاش نہیں تھا، وہ غیر عورت سے دل نہیں لگاتا تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ دل و جان سے مخلص تھا۔ اس کا قصور صرف یہی تھا کہ وہ اچھا اور سادہ تھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا؟ رانی کی آواز سن کر وہ ہوش میں واپس آیا اور اس کے قریب مضطرب سی کھڑی تھی مناج کو یکدم اس کی شکل میں مبشرہ کی شکل دکھنے لگی۔ مبشرہ کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اس کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا دل کا دورہ پڑ جائے گا۔ امی مجھے بلا رہی تھی، میں کل امی کی طرف چلی جاؤں؟ اس کی کیفیت سے بے خبر رانیہ بھولے پن سے اس سے اجازت مانگنے لگی۔ اس کی اس بات نے مہناز کے دل میں موجود شک کو یقین میں بدلنے کا کام کر دیا۔ وہ اپنی امی کے جانا چاہتی تھی، یعنی وہ ساس سے ملنے جا رہی تھی۔ مہناز کو دل کے مقام پر چبھن سی ہونے لگی۔ جہاں جانا ہے جاؤ، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ یک قدم سے چلا آیا اور بیڈ سے تکیہ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کا یہ رویہ دیکھ رانیہ حیران رہ گئی۔ اس کے ساتھ تو کیا بلکہ رانیہ نے اس کے کسی بھی ساتھ ایسا برتاؤ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ مہناز کے پاس جا کے اسے پوچھنا تو چاہتی تھی کہ اس سے کیا ہوا ہے، لیکن اس کا غصہ اور سپاٹ چہرہ دیکھ کر رانیہ کی ہمت ہی نہ پڑی۔ اس نے مہراج کو اپنے پاس سلایا اور پھر خود بھی بیڈ پر لیٹ گئی۔ کمرے سے نکل کر مہراج نے سلیپنگ پلز لے لی اور ڈرائنگ روم میں آ کے صوفے پر لیٹ گیا۔ ذہنی اور قلبی اذیت نے اسے مکمل طور پر اپنے قابو میں لے لیا تھا۔ ایک بار پھر اس پر وہ نوبت آ گئی تھی جب وہ نیند کی گولیوں کا محتاج ہو گیا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی وہ کمرے سے نکل کر باہر آئی، ملازم سے مہناج کے بارے میں پوچھا، جس کے بعد ملازم نے بتایا کہ مہناج صبح ہی آفس چلا گیا تھا۔ رانیہ کو دکھ ہوا، وہ سوچ کر سوئی تھی کہ صبح تک جب مہناج کا موڈ ٹھیک ہوگا تو وہ رانیہ سے بات کرے گا، لیکن حالات اس کے برعکس تھے۔ رانیہ کے سمجھ نہیں آ رہا تھا مہناج کو ہو کیا گیا ہے۔ اس نے آج تک اس طرح نہیں کیا تھا۔ میرال کو کشمالہ بیگم نے تیار کر کے اسکول بھیج دیا تھا۔ اتنا عرصہ بیمار رہنے کی وجہ سے کشمالہ بیگم اور مہناج نے رانیہ پر گھر کی زیادہ ذمہ داریاں نہیں ڈالی ہوئی تھی۔ رانیہ دوپہر تک مہناج کا کال کا انتظار کرنے لگی۔ میرال اسکول سے آ کے سو گئی تھی جب رانیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ مہناج کے آفس جا کے پوچھے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اور رانیہ مہناج کے آفس کے لیے نکل گئی تھی۔ رانیہ کے نکلتے ہی مہناج نے گھر پر فون کیا کہ ملازمہ کو پتہ نہیں تھا کہ رانیہ کہاں گئی ہوگی، اس لیے مہناج کے پوچھنے پر اس نے یہی بتایا کہ رانیہ باہر گئی ہے۔ مہناج کو لگا کہ وہ ساتھ سے ملنے اپنی امی کے گھر چلی گئی، اس لیے مہناج کو مزید دکھ ہوا۔ اس کی کن پٹیاں درد کی شدت سے پھٹنے لگی تھی۔ رستے میں ٹریفک ہونے کی وجہ سے رانیہ مہناج کے آفس پہنچنے میں لیٹ ہو گئی تھی۔ ریسیپشنسٹ نے رانیہ کو ویٹنگ ایریا میں بٹھا دیا۔ چونکہ مہناج کی اندر میٹنگ چل رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے مہناج کو آگاہ کر دیا تھا۔ 1 گھنٹے، 2 گھنٹے اور پھر 3 گھنٹے گزر گئے رانیہ کو انتظار کرتے ہوئے، لیکن مہناج کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ ریسیپشن کو اس چھوٹی سی لڑکی پر ترس آیا، اس لیے وہ خود مہناج کے پاس گئی۔ اگلے 5 منٹ بعد وہ رانیہ کے سامنے کھڑی تھی۔ سر بول رہے ہیں آپ گھر جائیں، وہ گھر آ کے بات کریں گے۔ اس لڑکی کی بات سن کر رانیہ کا دل کیا دھاڑے مار مار کر روئے۔ وہ کب سے باہر بیٹھی مہناج کا انتظار کر رہی تھی اور وہ اندر سکون سے بیٹھا اس سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بھیگی آنکھوں کے ساتھ رانیہ مہناج کے آفس سے نکل کر سامنے سرسبز پارک میں آ گئی۔ نیلی شام نے آسمان کو اپنے رنگ سے بھر دیا تھا، سورج دور چھپتا جا رہا تھا۔ وہ پارک میں آ کے ایک بینچ پر افسردہ سی بیٹھ گئی تھی۔ وہ بہت حساس تھی، مہناج کا یہ سلوک برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ زندگی نے ایک بار پھر اسے آزمائش کے مقام پر لا کے کھڑا کر دیا تھا۔ وہ کھوئی کھوئی آنکھوں سے پارک میں چلنے والے لوگوں کو دیکھنے لگی، جب اس کی نظر ایک کپل پر پڑی۔ مبشرہ اپنے شوہر زیری کے ساتھ وہاں چہل قدمی کر رہی تھی۔ وہ رانیہ کو دیکھ چکی تھی، اس لیے اپنے شوہر کو کچھ کہہ کر رانیہ کی طرف چلی گئی۔ مبشرہ کو دیکھتے ہی رانیہ خود کو نارمل ظاہر کرانے لگی، مگر اس کی بھیگی آنکھیں سب ظاہر کر رہی تھی۔ رو رہی ہو؟ مجھے پہلے ہی پتا تھا۔ تمہیں کیا لگ رہا تھا تم اپنی کم عمری اور خوبصورتی سے مہناج کا دل جیت لو گی؟ شکل و صورت، رکھ رکھاؤ، تعلیم، ہر چیز میں تم سے بہتر تھی، لیکن میں پھر بھی اس کا دل نہیں جیت سکی تھی۔ تو تم تو پھر بیمار، کم پڑھی لکھی، غریب، کم صورت لڑکی ہو، تمہیں وہ کیسے اہمیت دے سکتا ہے؟ صاف بات تو یہ ہے کہ وہ عورت ذات کو اپنے آگے کچھ نہیں سمجھتا، جب اس کا دل بھرتا ہے تو وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ مبشرہ اس کے برابر میں بیٹھ کر فضول بکواس کر رہی تھی، جس پر وہ ضبط نہ کرتے ہوئے رانیہ بینچ سے اٹھی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتی پارک سے نکل گئی۔ پہلے ایک مرد سے تو دھوکہ وہ بھی کھا چکی تھی، تو کیا سب مرد ایک جیسے ہوتے؟ اس کے دماغ میں بھی یہی آیا تھا۔ ساتھ کی طرح مہناج نے بھی ایک لمبے عرصے بعد اس سے منہ پھیر لیا تھا۔ اس کا دل درد سے پھٹنے لگا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب کبھی مہناج کے گھر نہیں جائے گی، اس لیے وہ رکشے میں بیٹھی اپنی امی کے گھر کی طرف چل دی۔ وجہ تھی جو میں مخلصی سے گھبرایا ہوا تھا، میں نادان منافقوں سے دھوکہ کھایا ہوا تھا۔
दूध के जले छाछ भी पीते हैं फूंक फूंक कर, यही वजह थी जो मैं तुमसे कतराया हुआ था। दिल उजाड़ कर लोग बड़े आराम से आगे बढ़ गए, इसलिए टूटा दिल औरों से छुपाया हुआ था। तुम आए जिंदगी में तो बड़ी मुश्किल से हिम्मत की, वरना गम उठा के ये दिल भी मुरझाया हुआ था। वो पार्क से अपने घर जाने की बजाय अपनी अम्मी के घर आ गई थी। वो फैसला कर चुकी थी कि वो मीनार पर मसलत नहीं होगी। वो अम्मी के घर आई तो अपनी अम्मी चच्ची के साथ बैठी बातें कर रही थी। इसे देखते ही खुश हो गई। अरे रानी बेटा, बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया, मीनाज के साथ आई हो। अम्मा ने बहुत खुशी से इसे देखते कहा। जो बुझी हुई थी इनकी आंखों में जलते दिए देखकर जब से मुस्कुराती। नहीं अम्मी, वो नहीं आए, ऑफिस में थे। इसने चच्ची के सामने कुछ बोलने से गुरेज किया, वरना तो दिल की अम्मा के सामने फूट फूट के रो दे। और इनको बताया कि अब वो वापस नहीं जाएगी। बच्ची का दिल करा होगा माँ से मिलने का, तभी शोहर के बगैर आगे, वरना महनाज कहाँ रानी को खुद से दूर करता है। रानी के पास दौलत होने की वजह से फहमीदा चच्ची के तो रंग ही बदल गए थे। वो बड़े श्री लहजे में मुस्कुराते हुए बोली तो रानी का हलकता कड़वा हो गया था। वो चंद घंटे अम्मा के साथ बैठी रही। फहमीदा चच्ची ने नीचे जा चुकी थी। अम्मा कब से इससे महनाज के बारे में ही पूछे जा रही थी, और ये भी कि महनाज पैसे कब भिजवाएगा। महनाज के पैसों से ही तो ये घर चल रहा था। माँ की बातें सुनकर रानिया का वहाँ बैठना मुश्किल हो गया। वो अपनी माँ की आस खत्म नहीं करना चाहती थी, इसलिए माँ को घर जाने का बोलकर उठ खड़ी हुई। अम्मा के घर से निकलकर वो सड़क पर पैदल चलने लगी। घर से पैसे वगैरह तो वो लाई नहीं थी, इसलिए पैदल ही अपनी छोटी बहन के घर की तरफ चल दी। बहन के घर जाके उसने दरवाजा खटखटाया। चंद पलों बाद दरवाजा खुला तो रानी को देखकर इसकी छोटी बहन का बूझा चेहरा यकदम ही खिल गया। रानी किसी के घर नहीं जाती थी, और अब सब रानी को भाव देते थे, क्योंकि सब जानते थे रानी अब माली इमदाद कर सकती थी। आप ही आए ना अंदर। इसने रानी को अंदर ला के ड्राइंग रूम में बैठा दिया। खुद चाय बनाने चली गई। इसका शोहर भी घर में मौजूद था। रानी को हैरत हुई, शायद वो जॉबलेस था। रानी ड्राइंग रूम में बैठकर अपनी बहन का इंतजार करने लगी। फिर कुछ लम्हों बाद उठकर किचन की तरफ बढ़ गई, लेकिन किचन में पहुंचने से पहले ही इसके कदम अपने बहनोई की आवाज़ पर थम गए। रानी घर पर आई है, बहुत अच्छा मौका है, इससे पैसों की बात करो। इतना पैसा इसके पास अपनी बहन की मदद कर देगी तो कम नहीं हो जाएगा। मीरजादे से शादी की इसने, हमें भी तो कुछ फ़ायदा हो। इस मीरी का बहनोई की गर्ज में डूबी आवाज़ सुनकर वो वापस ड्राइंग रूम में आके बैठ गई। वो जिन लोगों के पास मदद के लिए जा रही थी, वो उल्टा इससे मदद तलब कर रहे थे। वो समझ गई थी कि यहाँ इसका बिल्कुल गुजारा नहीं है, इसलिए वो चाय पीने के बाद वहाँ से उठ गई। सड़क पर वापस आके इसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। दिमाग बिल्कुल खाली हो गया था, लेकिन अभी भी एक आस थी, इसकी छोटी बहन हिना। बाकी बहनों के मुकाबले में वो इसका शौहर दिल का बहुत अच्छा था। रानी को लगा शायद वो लोग इसको अपने घर में पनाह दे देंगे, इसलिए वो हिना के घर की तरफ निकल गई। हिना का घर अगले सेक्टर में था। वो पैदल ही सफ़र तय करने लगी। वो घर आए तो कशमाला बेगम और मिराल दोनों बेचैनी से इसकी मुंतजिर थी। क्या हुआ? इनके चेहरे के उड़े रंग देखकर वो ताज्जुब से पूछने लगी। रानिया घर नहीं आई, पता नहीं कहाँ चली गई। इसकी वालदा को भी फ़ोन करके पूछा मैंने। वो कहने लगी थोड़ी देर पहले चली गई। इसकी बहनों को भी फ़ोन किया, मगर वो किसी के घर नहीं गई। कशमाला बेगम इस तरह से बताने लगी। इसकी बात सुनकर महनाज के माथे पर बल पड़ गए। इसे एहसास हुआ कि इसे रानी के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। पता नहीं वो इससे नाराज़ होकर कहाँ चली गई थी। बाबा, मुझे मामा के पास जाना है। मिराल ने मासूमी से महनाज के दोनों हाथ थामे तो महनाज का कलेजा कटने लगा। सिर्फ इसकी बेटी ही नहीं, बल्कि वो भी रानी के बगैर नहीं रह सकता था। इसने नज़रें पूरे घर में घुमाई। घर के दरो दीवार भी उदास थे, मुलाजम भी बुझे हुए थे। कशमाला बेगम और मिराल भी उदास थी, और वो खुद भी बहुत बेचैन और उलझा हुआ था। रानी के बगैर सब कुछ बहुत अजीब अधूरा सा था। बेटा, मामा अपनी किसी फ्रेंड के घर होंगे, मैं देखता हूँ। मिनाज इसके सर पर प्यार करके घर से वॉकआउट कर गया था। चंद मिनट मुसलसल चलने के बाद वो हिना के घर पर मौजूद थी। हिना इससे बहुत अच्छे तरीके से मिली, अच्छे तरीके से इससे अब सब ही मिलते थे, क्योंकि इसके पास महनाज जो था। हिना, क्या मैं चंद दिन तुम्हारी तरफ गुजार लूँ? इसने बहुत हिचकिचाते हुए अपनी बहन से कहा। क्या हुआ, महनाज भाई से लड़ाई हुई है क्या? हिना फौरन परेशानी से पूछने लगी। नहीं, बस ऐसे ही दिल घबरा रहा था, सोचा कुछ दिन यहाँ गुजार लो। इसने बहुत हिचकिचाते जवाब दिया। अगर ऐसी बात है तो कोई मसला नहीं, आप यहाँ रह लो, लेकिन महनाज भाई से झगड़ा हुआ है तो घर जाके इसे ख़त्म करो। महनाज भाई बहुत अच्छे इंसान है, ऐसे इंसान इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। हिना से समझाने लगी। रानी ने इसकी बात गौर से सुनी और इस बात में सर हिला दिया। नहीं हिना, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ, बस मैं 2-3 दिन में यहाँ मैं चली जाऊंगी। रानी ने बामुश्किल मुस्कुराते से जवाब दिया तो मुतमिन हो गई। वो सड़क पर बिला वजह ही गाड़ी दौड़ा रहा था। इसे नहीं पता कि रानी कहाँ गई, वो इसे कहाँ ढूंढे, इसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ जा सकती थी, अपनी अम्मी या बहनों के। मगर कशमाला बेगम सबसे पूछ चुकी थी, वो कहीं नहीं थी। कशमाला बेगम हिना से पूछना भूल गई थी, और मिनाज को लगा कि उन्होंने सबसे पूछ लिया। वो दोबारा
سب سے پوچھ کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آدھی رات تک وہ یوں ہی گاڑی دوڑانے کے بعد گھر آئے تو میرال ڈرائنگ روم میں صوفے پر سو رہی تھی۔ کشمالہ بیگم بھی اس کے پاس بیٹھی متفرق دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے کھانا نہیں کھایا، بس رانی کے پاس جانے کی ضد کر رہی تھی۔ کشمالہ بیگم بیچارگی سے بولی تھی۔ ان کی بات سن کر مہناز نے لب بھینچے اور جھک کر میرال کو صوفے سے اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کے اسے میرال کو بیڈ پر لٹا کر تھپکا اور خود بیڈ کرون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یقیناً ساری رات اب اسے بھی نیند نہیں آنی تھی۔ اگلے دن وہ آفس نہیں گیا تھا۔ میرال نے بھی اسکول کی چھٹی کر لی۔ اس کی بس ایک ہی رٹ تھی کہ اسے اس کی ماں چاہیے۔ مہناز اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ جیسے تیسے کر کے مہناز، کشمالہ بیگم اور گھر کے ملازمین نے مل کر میرال کو کھانا کھلایا اور اسے سلا دیا۔ گھر میں یکدم عجیب پریشانی آ گئی تھی۔ سب اضطراب کا شکار تھے۔ رانی کے جانے کے بعد مہناز اور میرال دونوں ہی اجڑنے لگے تھے۔ وہ بالکونی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے رانی کو گئے ہوئے۔ یہ 2 دن اس پر بہت بھاری تھے۔ وہ آفس میں بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس وقت بھی وہ رفع حلی میں موجود تھا۔ آنکھوں میں نیند کا خمار واضح تھا۔ 2 دن سے وہ اس کا انتظار میں تھا کہ رانی خود واپس آ جائے گی۔ اسے لگا کہ وہ کسی دوست کے گھر ہوگی اور غصہ کم ہونے پر آ جائے گی، مگر 2 دن بعد بھی رانی نہیں آئی تھی۔ مہناز کو اب رانی کی فکر ہونے لگی تھی۔ کہیں اس کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا تھا۔ اس نے رانی کے گھر والوں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر آسمان کو تکتا رانی کے ساتھ گزرے خوشگوار پل سوچنے لگا، جبکہ اندر کمرے میں بیڈ پر میرال لیٹی سو رہی تھی۔ 2 دن میں ہی وہ بچی ماں کے پیار کے بغیر نڈال سی ہو گئی تھی۔ گھر کی رونق سے فورت سے ہوتی ہے، یہ بات مہناز کو آج بہت اچھے سے سمجھ آ گئی تھی۔ رانیہ دن بھر گھر میں پیار بانٹتی رہتی تھی۔ ملازموں کا دل بھی اس سے لگا رہتا تھا۔ کھانا بھی وہ ملازموں کے ساتھ مل کر بناتی تھی، پھر کشمالہ بیگم کے ساتھ شام کی چائے پر خوب گپ شپ لگاتی۔ رات میں مہناز کے ساتھ کھانا کھاتی اور اس سے دن بھر کی باتیں کرتی۔ مہناز کو اب بہت شدت سے احساس ہوا تھا کہ انجانے میں وہ رانی کے ساتھ بہت غلط کر چکا تھا۔ 2 دن سے وہ ہنا کے گھر پر تھی۔ ابھی بھی رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ سین میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی جب یکدم اسے خیال ہے کہ اس کے بیگ میں سونے کی چین رکھی تھی۔ اس نے سوچا ہنا کے شوہر سے کہہ کر وہ چین بیچ دے گی تاکہ کچھ پیسوں کا آسرا ہو جائے۔ اسی سوچ میں گم وہ ہنا کے کمرے کی طرف گئی، لیکن اندر سے آنے والی آواز سن کر اس کے قدم وہیں تھم گئے تھے۔ 2 دن ہو گئے ہیں، یہ رانیہ جا کیوں نہیں رہی؟ مہنگائی کتنی ہے، ہم دونوں کا کھانا مشکل ہو گیا ہے، اس کو کیا کھلائیں گے؟ عجیب لڑکی ہے، اتنا بڑا گھر اور پیسہ چھوڑ کر یہاں اپنی بہن کے گھر پر بغیرتوں کی طرح پڑی ہوئی ہے۔ اس کا شوہر بہت سخت لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کے الفاظ رانی کو اپنے دل پر خنجر کی طرح لگتے محسوس ہوئے۔ اس کی آنکھیں جلملا گئیں۔ وہ دوسرے کمرے میں بھاگی اور اپنا سامان بیگ میں رکھنے لگی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے زور و قطار بہہ رہے تھے۔ وہ بے بس ہو گئی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں جائے۔ ہر در اس کے لیے بند ہو گیا تھا، کوئی راہ نہیں تھی، کوئی سہارا نہیں تھا۔ آپی کیا ہوا؟ اس کو سامان بیگ میں رکھتا دیکھ کر کمرے میں داخل ہوتی ہنا شرمندگی سے پوچھنے لگی۔ وہ اپنے شوہر کے رویے پر نادم تھی۔ مہناز کی کال آئی ہے، وہ رستے میں ہے، میں چلتی ہوں۔ رانی نے بیگ اٹھایا اور باہر کی طرف لپک گئی، جبکہ ہنا اس بات میں سر ہلاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہنا کے گھر سے نکلتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ہاتھ پیر لرز رہے تھے اور اتنی بے بسی۔ یہ بے بسی بہت بری چیز ہوتی ہے۔ دنیا اپنے اوپر بند ہوتی نظر آتی۔ وہ رات کے اس پہر پیدل تنہا چل رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ کافی دیر تک وہ چلتی رہی۔ آخرکار جب تھک گئی تو ایک فٹ پاتھ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ سڑک پر کافی سناٹا تھا، اکا دکا لوگ ہی نظر آ رہے تھے۔ کوئی ایسا نہیں تھا جو اس لڑکی سے اس کا حال دریافت کر لیتا۔ اس کا سینہ تنگ ہونے لگا تھا، سانس یکدم ہی بوجھل ہو گیا تھا۔ اسے لگا وہ تھک گئی ہے، ہار گئی، اس کا صبر ٹوٹ رہا تھا، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ صبر کا آخری حد پر جانا معجزوں کی شروعات ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی معجزے ہونے والے تھے۔ وہ جس الجھن میں پھنس گئی تھی، اس کے بعد اسے راحت ملنے والی تھی۔ وہ اب سڑک کنارے بیٹھی سسک رہی تھی۔ جب ہی اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے سامنے کھڑا ہو، اس نے دھیرے سے گردن اچا کر سرخ آنکھوں سے سامنے کھڑے وجود کو دیکھا، پھر حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ مبشرہ سینے پر ہاتھ باندھے حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رانی نے اسے دیکھتے ہی اپنے آنسو صاف کیے اور نظریں چرانے لگی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو رانیہ؟ مبشرہ کے لہجے میں پہلے کے مقابلے میں کافی بدلاؤ تھا۔ رانی نے اس کو جواب دینے کی بجائے سر جھکا لیا۔ ایک کام کرو، تم میرے ساتھ چلو، اس وقت تمہارا یہاں بیٹھنا مناسب نہیں۔ مبشرہ کی بات سن کر وہ یکدم چونک گئی۔ نہیں، میں نہیں جا سکتی، اسے نفی کی، مگر مبشرہ بس ضد تھی۔ میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں، ہم دونوں ایک ہی مرد کی ڈسی ہوئی ہیں، اس لیے چلو میرے ساتھ۔ مبشرہ اسے ساتھ لیے گاڑی کی طرف بڑھ گئی اور رانی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اور کیا کرتی، کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ رانی کے بیٹھتے ہی مبشرہ گاڑی گھر کی طرف لے گئی۔ یہ کون ہے؟ مبشرہ کے ساتھ اس خوبصورت کم عمر لڑکی کو دیکھ کر ہمدان شیخ ستائش سے پوچھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں جلتے دیے رانی کو گھبراہٹ میں مبتلا کر گئی۔ اس نے یہاں آ کر غلطی تو نہیں کر دی؟ وہ سوچ میں ڈوب گئی۔ یہ رانیہ ہے، مہناز کی بیوی، اس کے ساتھ بھی مہناز نے وہی کیا جو میرے ساتھ کیا تھا۔ بیچاری روڈ پر بیٹھی تھی، اس لیے میں گھر لے آئی۔ مبشرہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ہمدان کو تفصیل سے آگاہ کیا تو ہمدان کی نظریں
रानी के वजूद पर और गहरी होगी। रानी सर झुकाए खड़ी अपने आंसू रोक रही थी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे मिस्टर महनाज ऐसे लगते तो नहीं हैं जैसे साबित हुए हैं। हमदान ने सरता पा रानी का जायजा लिया और सादा सा कमीज शलवार पहने वो प्यारी सी लड़की थी। रानी अब तुम यहाँ आराम से रहो, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। आओ मैं तुम्हें गेस्ट रूम मैं दिखा दूँ। मुबशर सोफे से उठी और रानी को लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई, जबकि रानी की पुश्त को घूरते हमदान शेख के लबों पर एक मशकूक मुस्कुराहट उभरी थी। अगले दिन महनाज कशमाला बेगम के साथ रानी के माँ के घर आ गया था ताकि इन्हें रानी की गुमशुदगी के बारे में आगाह कर दे। हिना और इसका शौहर भी वहीं मौजूद थे। महनाज की बात सुनकर वो दोनों सख्त हैरान हुए। क्या मतलब? आप कल आपी को लेने नहीं आए थे? हिना मुतफक्कर होती हैरानगी से आंखें फैलाए पूछने लगी। रानी ये तुम्हारे घर पर थी? महनाज ने इसकी बात का जवाब देने की बजाय अगला सवाल दागा था। जी कल तक हमारे घर पर थी, फिर वो ये कहकर चली गई कि आप इन्हें लेने आ रहे हैं। हिना ने अफसुदगी से बताया था। रानी तुम्हारे घर पर थी तो तुमने मामा को बताया क्यों नहीं? महनाज तशवीश से पूछने लगा। आंटी ने मुझसे कब पूछा? हिना ने हैरत से कदे कुचाए पूछा। शायद मैं हिना को कॉल करना भूल गई थी। कशमाला बेगम याद दहानी करती शर्मिंदगी से बोली। तुम्हें कुछ पता है वो कहाँ गई है? महनाज मुस्तरब होता पूछने लगा। हिना ने नफ़ी में सर हिला दी और तासुब से अपने शौहर को देखने लगी, जैसे कहना चाह रही हो कि रानिया ने इनकी बातें सुन ली थी जब ही चली गई थी। रानी को मुबशरा के साथ हमदान शेख के घर आए हुए 2 दिन गुजर गए थे। ये 2 दिन तो सुकून से गुजरे थे क्योंकि हमदान इस दौरान घर में नहीं था और रानी कमरे से बाहर ना निकली थी, जिसके बायस इसका मुबशरा से सामना भी ना हुआ। अलबत्ता मुबशरा वक्त पर रानी के कमरे में मुलाजमा के हाथ खाना भिजवा देती। मिनाज ने पुलिस कंप्लेन भी करवा दी थी, लेकिन रानी का कुछ पता ना चला। मिनाज के साथ रानिया के घर वाले भी रानी को ढूंढने में लगे हुए थे, मगर सब नाकाम रहे। हमदान दो दिन बाद घर पर लौटा तो मुबशरा डाइनिंग टेबल पर इसका इंतजार करती। हमदान ने पहले ही मुबशरा को फ़ोन करके बता दिया था कि रात का खाना वो लोग साथ खाएंगे। वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना नोश फरमा रहे थे जब हमदान को रानी का ख्याल आया। वो मिसिस महनाज कहाँ है? इसे भी खाने पर बुलाओ। हमदान ने मुबशरा को हुक्म दिया तो मुबशरा इस बात में सहलाती रानी के कमरे की तरफ बढ़ गई। इसके मुताबिक उसने रानी को सहारा देकर नेकी की थी। जब से वो महनाज से हॉस्पिटल में मिली थी, इससे अजीब सी बेचैनी थी। हमदान महनाज से यकसा मुख्तलिफ था। वो ना मुबशरा को महनाज की तरह चाहता था और ना ही इस पर तवज्जो देता था। मुबशरा को अपनी गलती का एहसास होने लगा था, मगर रानिया को इस दिन सड़क किनारे बैठा देख कर इसने अपनी दिल को तसल्ली दी कि महनाज वाकई एक बुरा इंसान था जिसने रानी के साथ भी बुरा किया। कुछ पलों बाद रानी मुबशरा के साथ डाइनिंग टेबल पर आई तो हमदान की आंखें चमक उठी थी। रानी झिझकते हुए कुर्सी घसीट कर बैठ गई। तीनों ने खामोशी से खाना खाया, लेकिन जब खाना खाकर रानिया कुर्सी घसीट कर उठने लगी तो हमदान ने से मुखातिब किया। रानिया बैठो, तुम्हें किसी से मिलवाना है। हमदान की बात सुनकर रानी के साथ मुबशरा भी हैरान हुई, लेकिन वो रानी के सामने हमदान से कोई सवाल नहीं पूछ सकती थी। जानती थी हमदान रानी के सामने से झाड़ देगा। मुबशरा तो ये जुर्रत भी नहीं कर सकी, मगर रानी को ये ज़रूर अजीब लगा। क्या मतलब? किसी से वो चौंक कर पूछने लगी। बैठो, पता चल जाएगा बुलबुल। हमदान के लबों पर फैलती मकरू मुस्कुराहट ने रानी की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा कर दी। से लम्हे के आखिरी हिस्से में कुछ बहुत अजीब लगा, कुछ गलत छठी हिस्स ने जैसे घंटी बजाई थी। रानी ने ना आओ देखा ना ताओ दरवाजे की जानिब लपकी, लेकिन अभी वो दरवाज़ा पार ही करती जब 3 लंबे चौड़े मर्द दरवाजे पर नमूदार हुए। रानी की आंखें एकदम फैल गई। हमदान क्या है ये सब? ये मंजर देखकर मुबशरा रानी के हक में बोलने के लिए कुर्सी से उठी और हमदान से पूछने लगी। तुम चुप करो, अगर अपनी खैर चाहती हो तो मुंह बंद रखो। हमदान ने इसे घूर कर तनबीह कर दी थी। तुम लोग इस नन्ही चिड़िया को ऊपर ले जाओ, काम खत्म हो जाए तो फेंक देना गेस्ट रूम में। हमदान ने इन मर्दों को मुखातिब किया तो रानी खौफजदा नज़रों से बेयकीनी की कैफियत में हमदान को देखने लगी। यही हाल मुबशरा का भी था। हमदान, तुम पागल हो गए हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुबशरा बेयकीनी से हमदान को देखती आगे की तरफ बढ़ने लगी। जब हमदान ने मजबूती से इसका बाजू जकड़ लिया। देखो मुबशरा, मैंने इनको बुलाया तो तुम्हारे लिए था, मगर अब रानी आ गई है तो इन्हें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। पहले मैंने तुम्हारे ज़रिए पैसे कमाने का सोचा था, मगर अब मैंने फ़ैसला कर लिया है। तुम मेरी बिजनेस पार्टनर बनोगी। तुम लड़कियां लाना और मैं इन्हें इन लोगों के हवाले कर दूंगा। हम दोनों मिलकर बहुत पैसे कमाएंगे। हमदान मुबशरा के चेहरे के करीब अपना चेहरा किए से अपने कलीज़ इरादा से आगाह करा था, और जब मुबशरा का हाथ हमदान के गाल पर छाप छोड़ गया। मैं तुम्हें रानी के साथ ऐसा हरगज़ नहीं करने दूंगी। मुबशरा को शिद्दत से महनाज की कमी महसूस हुई थी। महनाज क्या था इसे पता चल गया था। जाहिल औरत, तेरी इतनी जुर्रत, तूने हाथ उठाया मुझ पर, मैं अभी इसी वक्त तुझे तलाक देता हूँ। हमदान ने 3 बोल बोलकर मुबशरा को इस रिश्ते से आज़ाद कर दिया था। जब इसके इस अमल पर मुबशरा गश खाती रह गई थी, वो इतना गिरा हुआ होगा मुबशरा सोच भी नहीं सकती थी। कुछ पल वो यूं ही सकते में रही, फिर इसका सकता रानी की चीख से टूटा। वो आदमी रानी को घसीटते ऊपर ले जा रहे थे। मुबशरा हवास बहाल करती रानी को बचाने के लिए इनकी तरफ दौड़ी। जब हमदान ने आगे बढ़कर
اس کے بعد جکڑے اسے دھکے دے کے گھر سے نکال دیے۔ مبشرہ نے بہت کوشش کی مگر وہ خود کو چھڑا نہ سکی۔ رانی کی آوازیں گھر میں گونج رہی تھی۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ مبشرہ پسینے سے تر ہوتی سوچنے لگی مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مہناز مدد کر سکتا ہے مگر میرا فون بھی اندر ہے، میں کیسے کیا کروں؟ اگلے پل اسے خیال تو آیا مگر وہ بھی کسی کام کا نہیں۔ وہ ننگے پیر دروازے پر کھڑی تھی، رانیہ کی چیخو پکار کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ اس سب کا ذمہ دار مبشرہ خود کو ٹھہرانے لگی۔ وہ خود تو گڑھے میں گری تھی، ساتھ رانیہ کو بھی لے کر گری تھی۔ رانیہ اس کی وجہ سے اس حال میں پہنچی تھی تو اس نے ہی اب رانیہ کو بچانا تھا مگر کیسے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگلے پل اس کے ذہن میں ایک کوندا لپکا۔ وہ ننگے پیر بھاگتی ہوئی پڑوس میں گئی لیکن اگلے پل سخت مایوسی کا شکار ہوئی۔ پڑوس گھر میں نہ تھی۔ اس نے بھاگتے ہوئے دوسری طرف والے پڑوس کا دروازہ کھٹکھٹایا، انتظار کرنے لگی۔ کچھ پل بعد ایک نوجوان لڑکا دروازے پر نمودار ہوا۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، مبشرہ کے پھولتے ہوئے سانس نے کہا۔ اس لڑکے کے چہرے پر ناگواری چھا گئی جسے دیکھے مبشرہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ وہ جلاد آدمی پوری طرح سے رانیہ کو گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے آیا تھا۔ اس کے پیچھے وہ دونوں مرد بھی آ گئے تھے۔ رانیہ کا پورا بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ کمرے میں آ کے رانیہ کی نظریں کمرے میں کھلتی بالکونی کے دروازے پر پڑی۔ رانیہ نے اس آدمی کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی مگر وہ بہت مضبوطی سے رانیہ کو دبوچے ہوا تھا۔ جب ہی رانیہ نے اپنے ناخن پوری طاقت سے اس آدمی کے ہاتھ کی جلد میں پیوست کر دیے۔ بہت طاقت لگانے کی وجہ سے رانیہ کے ناخن بھی ٹوٹ گئے تھے۔ اس آدمی نے درد سے بلبلاتے رانیہ کو اپنی گرفت سے آزاد کیا تو رانیہ نے موقع پاتے بالکونی کی طرف بھاگی اور دروازہ بند کر لیا۔ اب اس کے سامنے چھوٹی سی بالکونی تھی اور جسے نظر آتا باہر کا منظر تھا مگر سب اتنا سنسان تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ رانیہ نے سوچا بالکونی سے چھلانگ لگا لے، بھلے دو چار ہڈیاں ٹوٹیں گی مگر جان تو بچ جائے گی۔ یہی سوچتے اس نے ریلنگ پر کھڑے ہو کے نیچے جھانکا تو چکر سے آگ اتنی اونچائی سے گر کر تو اس کی ساری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ دروازہ کھولو لڑکی ورنہ ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ اب وہ مرد زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے، جس طاقت سے وہ دروازے پر لاتے مار رہے تھے۔ رانیہ کو لگ رہا تھا کہ وہ جلد ہی دروازہ توڑ دیں گے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ لرزتے وجود کے ساتھ وہ گھٹنوں کے گرد ہاتھ لپیٹ کر سہم کر بیٹھ گئی۔ دل بری طرح سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا دل کا دورہ پڑ جائے گا یا اس کا دل سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ کیسی مدد؟ اس لڑکے نے ناگواری سے پوچھا تھا۔ مجھے بس ایک کال کرنی ہے، پلیز 2 منٹ کے لیے اپنا فون دے دیں۔ مبشرہ نے التجا نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے کچھ پوچھنا گوارا کیے بغیر ہاتھ میں پکڑا فون مبشرہ کی طرف بڑھا دیا۔ اس کے تاثرات سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ شدید کوفت میں مبتلا ہے اور اسے مبشرہ کی پریشانی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مبشرہ نے اس کے ہاتھ سے فون لیا اور اسے غنیمت جانتے ہوئے مہناز کا نمبر ملایا۔ مہناز نے اگلے پل کال ریسیو کر لی تھی مگر اس کی آواز بہت بوجھل تھی، شاید وہ بیمار یا تھکا ہوا تھا۔ مہناز میں مبشرہ نے جلدی سے بات شروع کی لیکن اگلے ہی پل مہناز نے اس کی بات کاٹ دیا۔ خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو، میری زندگی اور ہنستے بستے گھر میں تم پہلے ہی آگ لگا چکی ہو، اس لیے اب مجھے معاف کر دو۔ مہناز نے سختی سے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ مبشرہ ہکا بکا رہ گئی، پھر شرمندہ سی نظروں سے سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھا۔ وہ کافی جلدی میں لگ رہا تھا۔ مبشرہ نے اگلے پل پھر مہناز کو کال کی۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ مہناز اس پر چلانے لگا۔ مہناز، رانیہ کی جان خطرے میں ہے۔ مبشرہ کے منہ سے بہت مشکل سے آواز نکلی تھی جس نے فون کے اس پار بیٹھے شخص کے ہوشتان خطا کر دیے تھے۔ وہ آدمی کافی دیر تک دروازہ بجاتے رہے، پھر ان میں سے ایک کی آواز رانیہ کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ بہت ہو گئی، توڑ دو دروازہ۔ اس آدمی کے حکم کی دیر تھی جب دھڑم کر کے دروازہ توڑ دیا گیا۔ رانیہ کی اتنی تیز آواز فضا میں گونجی۔ پڑوس میں کھڑی مبشرہ نے بھی اس کی آواز سن لی۔ رانیہ کہاں ہو تم؟ مبشرہ کے گھر کے سامنے کھڑی چلانے لگی۔ وہ آدمی رانیہ کو گھسیٹتے اندر لے گیا۔ رانیہ بری طرح سے مچل رہی تھی مگر سب بیکار رہا۔ ایک آدمی نے رانیہ کو لے جا کے بیڈ پر پھینک دیا۔ تب ہی رانیہ نے دیکھا دروازے پر ایک نوجوان نمودار ہوا۔ وہ مہناز نہیں تھا، نہ ہی وہ ساتھ تھا۔ گوری رنگت، تیکھے نین نقش والا وہ خوبرو سا نوجوان تھا۔ اس کی چھوٹی سی آنکھیں چمک رہی تھیں، نہ جانے یہ کیسی چمکتی، کچھ شریر سی، کچھ ذہین سی، کچھ مذاق اڑاتی۔ وہ تینوں مرد اس کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس سے پہلے اس نوجوان نے کمرے میں داخل ہو کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے لبوں کا ایک کونا دھیرے سے پھیلا تھا۔ لیٹس پلے آ گیمز گائز۔ اس لڑکے نے آئی برو کھچائی اور ہتھیلی میں موجود شیشی زمین پر ڈھیل دی۔ اس میں عجیب سا کیمیکل ہے جسے سارا فرش چکنا ہو گیا۔ اگلے ہی پل اس نے جیب سے رسی نکالی اور کمال مہارت سے ارد گرد گھما کر ان تینوں کے پیروں میں الجھا دیا۔ رانیہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے اس کے کارنامے دیکھ رہی تھی۔ وہ تینوں مرد اپنے آپ کو رسی سے آزاد کرانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھے اس میں مزید الجھ گئے اور چکنے فرش کی وجہ سے زمین بوس ہو گئے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر اس نوجوان کا قہقہ فضا میں گونجا اور رانیہ کو وہ کوئی عجیب مخلوق لگا۔ ابھی وہ نوجوان آگے کچھ کرتا جب دروازہ کھولا اور مہناز پریشانی سے اندر داخل ہوا۔ رانیہ، مہناز نے بہت کرب سے پکارا تھا، 1 منٹ سر، پلیز اندر مت جائیے گا ورنہ آپ کی حالت بھی ایسی ہو جائے گی۔ اس نوجوان نے مہناز کو آگے بڑھنے سے روکا، پھر آگے بڑھا اور رانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے مہناز تک لے آیا۔ وہ ایسے جوتے پہنا ہوا تھا
जो फिसल नहीं रहे थे और रानिया मिनहाज के सामने आई तो मजरब होते मिनहाज ने रानिया को खुद में बींच लिया। पुलिस ने बंगले को अपनी हिरासत में ले लिया। हमदान शेख भी रंगे हाथों पकड़ा गया था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। मिनहाज उन्होंने खुद से लगाए बंगले से बाहर आया। सामने मुबशरा भी खड़ी थी। वो नौजवान भी इनके पीछे चला आया। शुक्रिया मेरी बीवी को बचाने के लिए। मिनहाज ने मुबशरा को नज़रअंदाज किए से नौजवान को मुखातिब किया। सर मैं किसी की फ्री फंड में मदद नहीं करता। मुझे लग रहा है कि आप शायद मुझे पहचाने नहीं। इस नौजवान ने आईब्रो खिंचाए। मिनहाज को देखा। सर मैं आपका दुश्मन हूँ। इसके लबों का एक किनारा धीरे से फैला। इसे शायद आदत थी इस बात पर अपनी होंठों के किनारे को हरकत देने की। क्या मतलब? पल में मिनहाज के चेहरे के तासर बदले थे। जस्ट आ जोक सर, मैं आपका दुश्मन नहीं। भला आप जैसे बंदे का भी कोई दुश्मन हो सकता है। मैं तो आपका फ़ैन हूँ सर। आपको याद होगा 5 साल पहले यूनिवर्सिटी के सामने कुछ लड़के मुझे मार रहे थे। आपने तब मेरी मदद की थी इन लड़कों से बचने में। तब आपने मुझे कहा था कि अपना दिफा करना सीखो, खुद सीखो। जब से ही मैंने मुख्तलिफ ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब अपने दफा के साथ लोगों की हिफाजत भी कर लेता हूँ। साथ ही मैं एक पुलिस ऑफिसर भी हूँ। इस नौजवान ने बड़े नरम अंदाज में कहते धीरे से सर को खम किया। तो मिनहाज को यकदम याद आया कि वो कौन था। अंस, राइट? मिनहाज ने ज़हन पर जोर डालते उसका नाम याद किया। यस यू आर राइट। तो वो नौजवान अब खुलकर मुस्कुराया था। तुम पुलिस ऑफिसर हो तो तुमने मुझे देखते ही मेरी मदद क्यों नहीं की? शायद ट्रेनिंग के दौरान तुम्हें ये नहीं सिखाया गया कि तुम्हारा फ़र्ज़ है लोगों की मदद करना। मुबशरा सख्त तेवर लिए आगे आई थी। इस नौजवान पर गुस्सा आ रहा था जिसने पुलिस में होते हुए भी इसको हाँफता कामता देख के इसकी मदद नहीं की थी। मिनहाज ने मुबशरा को इसे लड़ते देखा तो तासरात ऐसे हो गए जैसे कह रहा हो कि इसकी लड़ने की आदत आज तक ख़त्म ना हुई। देखो मैडम, पहले तो मुझे लगा कि तुम्हारा कोई घरेलू झगड़ा है, लाइक तुम्हारे शौहर से कोई अनबन हुई है और तुम्हें अपने घर फ़ोन करना है, जो तुम में से अक्सर औरतों की ड्रामेबाजी होती है। लेकिन जब तुमने इन्हें फ़ोन करके सारी बात बताई और मैंने इनका नाम सुना तो मैं फ़ौरन से अपनी छत से बराबर वाली छत पर कूदा और फिर इनके घर में दाखिल हो गया। ऐसा करते हुए मैंने अपनी जान की परवाह नहीं की, क्योंकि मुझे 2 फ़र्ज़ निभाने थे, एक पुलिस ऑफिसर होने का और दूसरा अपने दोस्त का एहसान उतारने का और इनकी मदद करने का। हंस ने बहुत पुरसुकून अंदाज में मुबशरा को जवाब दिया और फिर दोस्ताना अंदाज में मिनहाज के कंधे पर हाथ रखा और वो मिनहाज से कुछ 1-2 साल ही छोटा था। एक्सक्यूज़ मी, तुम्हें किसने कहा हम औरतें ड्रामे करती हैं? ड्रामे सिर्फ तुम्हारी बीवी करती होगी, तभी तुम्हें ज़्यादा पता है। मुबशरा कब से इसकी बातों में अटकी हुई थी, जब अब जल भून कर इसे जवाब दे रही थी। अभी मेरी कोई बीवी नहीं है, जब आए तब कंफर्म करूँगा। बस दुआ है वो तुम्हारी तरह ना हो, कुछ ज़्यादा ही तेज़ी नहीं है तुम्हारी ज़ुबान में। हंस ने सामने खड़ी पतली दुबली लड़की को देखा जो तनकर इसके सामने खड़ी इसी से झगड़ा कर रही थी। हंस ने ये बात महज मजाक में बोली थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि मुबशरा इससे दुखी हो जाएगी। हंस की बात पर मिनहाज का मुबशरा को देखे मुंह फेरना मुबशरा को घायल कर गया था। अंस ठीक तो कह रहा था, इस जैसी बीवी कोई मर्द नहीं चाहेगा कि मुबशरा जैसी औरत इसकी बीवी हो। मुबशरा एक अच्छी बीवी नहीं बन सकी थी। मुबशरा की आंखों में बेसाख्ता आंसू जमा हो गए थे। इसे एहसास हुआ था कि वो बर्बाद होगी। इसके पास सच छुपाने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। आई एम सॉरी, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। अंस से एकदम से शर्मिंदा हो गई। मुबशरा को देखने लगा। चलो रानिया, हम चलते हैं। मिनहाज मुबशरा की ड्रामेबाजियां देखकर मुंह बनाता रानिया का हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ने लगा। मिनहाज, मुबशरा कहाँ जाएगी? इन्हें भी हमारे साथ ले जाते हैं ना? रानिया ने गाड़ी की तरफ बढ़ते मिनहाज को मुखातिब किया तो मिनहाज के कदम थम के, जबकि चेहरे के तासुरात सख्त हुए। ये हमारे साथ जाके क्या करेगी? मिनहाज दश्त लहजे में बोला। हमारे घर में रहेगी। अब कहाँ जाएगी? इनके शौहर ने इनको तलाक दे चुके हैं। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। मैं इनको यहाँ ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। रानी ने भोलेपन से जवाब दिया। ठीक है, बुला लो। मिनहाज इसको हुक्म देता गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। मुबशरा, आ जाएं हमारे साथ। रानी ने रोती हुई मुबशरा को अपनी जाने मतवज्जो किया। मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? मेरा वहाँ कोई हक नहीं है। मुबशरा ने भराई हुई आवाज़ में रानी को जवाब दिया। मेरी दोस्त के हक से जाएंगी आप। चलें अब। रानी मोहब्बत से कहती मुबशरा का हाथ पकड़ कर से गाड़ी खींचती गाड़ी की तरफ ले गई, जबकि अंस काफ़ी देर वहाँ खड़ा इससे सोच में पड़ा रहा कि ये लड़की इसकी किस बात पर रोई होगी। मुबशरा को रोता देखकर वो बहुत गिल्ट फील कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि इसकी वजह से किसी का दिल दुखे। मिनहाज की गाड़ी मंजर से गायब हुई तो वो भी सोचों में डूबा अपने घर में दाखिल हो गया। मामा, मुबशरा और रानी एक साथ घर में दाखिल हुई तो मिराल की चहकती आवाज़ दोनों की समाज से टकराई। दोनों ने सर उकचाकर सामने से आती मिराल को देखा। मुबशरा के लब बेसाख्ता मुस्कुराहट में पहले थे, लेकिन अगले ही पल इसके चेहरे की मुस्कुराहट शदीद दुख में बदल गई, क्योंकि मिराल आके रानी से लिपट गई थी। इसने सगी माँ पर सौतेली माँ को फोकत दी थी। शायद बात सौतेले और सगे की नहीं होती, प्यार जहाँ मिले वहीं रिश्ता सगा होता है। मामा, आप कहाँ चली गई थी? आपको पता है मैंने कितना मिस किया आपको।
मिराल बार बार रानी का गाल चूमती से शिकवा कर रही थी, जबकि रानी का सर शर्मिंदगी से झुका हुआ था। रानी, तुम कहाँ चली गई थी बेटा? हम तो बहुत परेशान हो गए थे। कशमाला बेगम भी इसके पास आती इस्तराब से बोलने लगी, जबकि सोफे पर बैठा मिनाज शिकवा कर नजरों से रानी को तक रहा था। मामा, इसकी आदत डालें आके बेटे से, ये जब भी नाराज होगी ऐसे ही घर छोड़कर चली जाएगी। मेरा हक सिर्फ प्यार करने का है, जरा सी नाराजगी या गुस्सा दिखाने का थोड़ी है। मिनाज ने जलते दिल के साथ खुफगी से देखा था। ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे लगा। वो कुछ सफाई देने लगी थी जब महनाज की आवाज़ पर रुकी। मैं इस सिलसिले में तुमसे बात कमरे में करूंगा, इसने सख्ती से कहते रानी को चुप करा दिया था। ये लड़की यहाँ क्यों आई है? कशमाला बेगम की नज़रें रानी की पुश्त पर खड़ी मुबशरा पर पड़ी तो वो नफ़्स से पूछने लगी। मुबशरा को देखकर मिराल सहम कर रानी के गर्दन में मुंह छुपा गई। इसके शोहर ने इसको डिवोर्स दे दी है, जब तक ये अपना ठिकाना नहीं ढूंढ लेती तब तक ये यहीं रहेगी। मिनाज ने अपनी माँ को जवाब दिया था, जो गुस्से से मुबशरा को देख रही थी। नहीं, ये लड़की यहाँ नहीं रहेगी, इसको कहो यहाँ से चली जाए, इसने पहले ही हमारी ज़िंदगी में जहर खोला है। कशमाला बेगम यकदम चलाई थी। इसकी बात सुनकर मुबशर ने दामद से सर झुका लिए थे। अम्मी, मैं इनको यहाँ लाई हूँ, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, प्लीज़ इनको यहाँ रहने दे। रानी ने इल्तिजाई नज़रों से कशमाला बेगम को देखा था। मैंने पैर पर कुल्हाड़ी मारना तो सुना था, मगर तुम तो खुद कुल्हाड़ी पर सर रख रही हो। तुम खुद इसको इस घर में इसको जगह दे रही हो, ये जानते हुए भी कि तुमसे पहले ही ये इसका घर था। तुम अपना पता खुद साफ करवा रही हो। कशमाला बेगम का गुस्सा बिल्कुल ठंडा नहीं हो पा रहा था। इनकी बात सुनकर रानी को सांप सूंघ गया था। अम्मी, आपका बीपी शूट कर जाएगा, प्लीज़ कमरे में जाए, मैं आपसे बात करता हूँ वहाँ आके। और तुम गेस्ट रूम में जाओ, तुम्हें अम्मी के सामने आने की ज़रूरत नहीं है। मिनाज ने कशमाला बेगम को कंधे से थामते इनके कमरे की तरफ भेजा और मुड़कर मुबशरा को बगैर नाम लिए ही सख्ती से मुखातिब किया। मिनाज की बात सुनकर मुबशरा सर झुकाए गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गई थी। तुम कमरे में आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। मिनाज रानी को मुखातिब करता सीढ़ियों की जानिब बढ़ के, जबकि रानी ने भी शल होते कदम आगे की जानिब बढ़ा दिए थे। घर छोड़कर क्यों गई थी तुम? वो कमरे में जैसे ही दाखिल हुई तो खिड़की की तरफ मुंह किए मिनाज की इस समात से टकराई। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, रानी ने टूटे हुए लहजे में जवाब दिया। किसने कहा तो मुझ पर बोझ हो? मिनाज ने रुख इसकी तरफ मोड़ते तफ्तीश से पूछा। अगर बोझ ना होती तो इस दिन इतने घंटों तक इंतजार करवाने के बाद आप मुझे मिले बगैर वापस घर ना भेजते। रानी का लहजा अब भीगने लगा था। तुम बोझ नहीं थी मुझ पर, बस मैं थोड़ा परेशान था और तुमसे मिला, इसलिए नहीं कि मुझे लगता था कि तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी ना कर जाऊं, मगर मुझे नहीं पता था रानी तुम इतना बड़ा कदम भी उठा सकती हो। मैंने आज कदम बढ़ाता इसके करीब आया और इस ऑफिस को दोनों निशानों से थाम लिया। मैं बस किसी पर ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं होना चाहती। रानी की आंखें भी अब आंसू से भर गई थी। इधर देखो मेरी तरफ, मेरा हाल देखो, मेरी आंखें देखो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर बहुत खुश हाल जिंदगी गुजार रहा था? तुम्हारे जाने के बाद से एक रात भी मैं सुकून की नींद नहीं सोया, तरस नहीं आया तुम्हें मुझ पर और मेरी बच्ची पर? मिनाज ने इसकी आंखों में आंखें गाड़े और जब से पूछने लगा। रानी ने आंखें वाक किए, इसका चेहरा देखा। चेहरा बात कमज़ोर सा लग रहा था, शे बड़ी हुई थी, बाल अजीब तरीके से बिखरे हुए थे, आंखें शब बेजारी का मुंह बोलता सबूत थी। ये सब नज़रअंदाज किए जाने के काबिल नहीं था। आई एम सॉरी। इसे यकदम ही मिनाज पर टूट के प्यार आया। तुम्हारा एक सॉरी में तकलीफ़ें दूर कर सकता है। मिनाज रुखेपन से बोला था, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। नानी ने इसके आगे अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। जब ही मिनाज ने फ़ौरन से इसकी दोनों हाथ थामे और उसे सीने से लगा के खुद में बींच लिया। वादा करो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। मिनाज ने इसके कान में सरगोशी की थी। वादा। रानी ने सुकून से आंखें मूंदे जवाब दिए। इतने अरसे में इसने जितनी तकलीफ उठाई थी, मिनाज के पास आके सब जैसे गायब हो गया था। सारे जख्मों पर मरहम रख दिया गया था। इसके लम्स ने वो दोनों ही एक दूसरे की कुर्बत में पुरसकून हो गए थे। मेराल, वो किचन में बैठी नूडल्स खा रही थी जब मुबशर से आवाज़ दी, आप यहाँ क्यों आई हैं? मिराल ने इसे देख कर चला कर कहा, मिराल, मैं तुम्हारी मामा हूँ बेटा। मुबशर ने मोहब्बत से मुखातिब किया। आप गंदी मामा है, मुझे दूसरी वाली मामा अच्छी लगती हैं। वो बहुत अच्छी हैं, रानी ने मुंह बनाई से जवाब दिया। और अगर आपकी मामा दूसरी मामा से भी अच्छी होगी तो क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करोगी? मुबशर ने मिराल के पास जाते नरमी से सवाल किया। फिर मैं सोचूंगी। मिराल ने मासूमी से दोनों कंधे कुचाए दिए। आप पिज़्ज़ा खाओगे? मैं आपके लिए बनाऊं? मुबशर ने इसके गाल पर प्यार करते उसे ऑफर की थी। जी नहीं, मुझे मेरी अच्छी वाली मामा ने नूडल्स दे दिए हैं। मिराल अपना बॉल उठाती कुर्सी से उठी और किचन से बाहर निकल गई, जबकि इसकी हरकत पर मुबशर अफसुर्दा रह गई। मुबशर को यहाँ आए 15 दिन गुजर गए थे। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। मिनाज इससे कोई बातचीत नहीं करता था और कशमाला बेगम के सामने वो जाती नहीं थी, बस वो रानिया से थोड़ी बहुत बातचीत कर लेती थी। हाँ, मगर इस सब में एक बदलाव आया था। इससे नफरत करने वाली मिराल अब इसके बहुत करीब हो गई थी। मुबशर इसकी सगी माँ थी और इसकी ममता पा के मिराल अब रानिया से दूर हो गई थी। वो ज़्यादातर वक्त मुबशर के साथ ही गुजारती थी। आज तो बिल्कुल ही हद हो गई थी। मिराल ने रानी के साथ सोने से इनकार कर दिया था और वो मुबशरा के साथ सोई थी। ये देखकर रानिया बहुत दिल बदश्ता हो गई थी। वो किचन में खड़ी कॉफ़ी
काफ़ी रोती रही। फिर ये सोचकर कि मिराल की मोहब्बत पर मुबशरा का हक है, इसने अपने आप को दिलासा दिया और आंसू साफ करके कमरे में चली गई। मीरू सोने के लिए नहीं आई आज। सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर झुके मिनहाज ने इसे अकेले कमरे में आते देखकर पूछा, वो ऑफिस का काम कर रहा था? नहीं, वो मुबशरा के साथ सोएगी। रानी ने रुखेपन से कहा और बेड की तरफ बढ़ गई। मिनहाज किसी गहरी सोच में डूबा काफ़ी देर तक इसको देखता रहा। अगले दिन वो देर से सो के उठी थी। कुछ थकन और कुछ ज़हनी अज़ियत की वजह से वो खुद को बहुत नडाल महसूस कर रही थी। वो कमरे से निकलकर नीचे आई तो खाने की मेज़ पर कशमाला बेगम और मिराल को बैठे देखा। अगले पल इसको हैरत का ज़बरदस्त झटका लगा। मुबशरा किचन से गर्मा गर्म पराठे बना के इन्हें पेश कर रही थी। वाह क्या है ना वो क्या है ना अम्मी वो क्या है ना अम्मी को मेरे हाथ के पराठे बहुत पसंद थे, तो मैंने सोचा कि आज मैं नाश्ता बना लूँ। वैसे भी रोज़ तुम बनाती हो, थक जाती हो। एक काम करो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी बना के लाती हूँ। रानिया को साकत और जामिद खड़ा देख मुबशर ने सफाई पेश की तो रानी ने इस बात में सर हिलाया और मिराल के बराबर वाली कुर्सी पर बैठने की गर्ज से इसने जैसे ही हाथ बढ़ाया, मिराल की आवाज़ पर इसका हाथ हवा में रह गया। छोटी मामा, आप दादों के पास बैठ जाएं, यहाँ मेरी मामा बैठेंगी। इस नन्ही सी बच्ची को पता नहीं था कि इसके अल्फाज ने कितनी बुरी तरह से रानी का दिल तोड़ दिया था। हालांकि मुबशरा ने मिराल को कुछ ऐसा नहीं समझाया था वो रानी के साथ ऐसा सलूक करे, लेकिन अपनी सगी माँ का प्यार मिलने के बाद वो रानी को फरामोश कर चुकी थी। रानी ने आंसू का गोला हलक में उतारा और कशमाला बेगम के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई। अम्मी, कैसे बने हैं पराठे? किचन से निकलकर मुबशरा ने रानी की प्लेट में पराठा रखा और कशमाला बेगम से पूछने लगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम पहले बनाती थी। पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कशमाला बेगम ने भी मुस्कुराकर इसकी तारीफ की थी कि जाहिर था इन लोगों ने पहले बहुत वक्त साथ में बिताया था। फिर मुबशरा हमदान शेख की बातों में आ गई थी और इसने अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर लिया था। इन तीनों के साथ बैठी रानी को ऐसा लगा कि जैसे वो कहीं भी ना हो, इसका वजूद बेमानी हो और शायद अब वो यहाँ एक फजूल शय है। इसने बड़ी मुश्किल से नाश्ता हलक से उतारा था, जबकि सामने बैठी मुबशरा बहुत प्यार से खिलखिलाती अपनी बेटी को नाश्ता करा रही थी। ये मंजर देखकर रानी की आंखें धुंधला गई। ये जगह कभी इसकी होती थी, कभी वो भी यूं ही मुबशरा की जगह होती थी, कभी वो भी सबकी तवज्जो का मरकज़ होती थी। रानी ने महसूस किया था पहली मालकिन के आने पर मुलाजिम भी कुछ बदल से गए थे। सब हर वक्त मुबशरा करते थे। शायद ये घर था ही मुबशरा का, बस इसने तो मुबशरा की गैर हाजिरी में इसका फ़र्ज़ निभाया था। अब जब मुबशरा आ गई थी तो ये घर और यहाँ के मकीन पहले जैसे मुकम्मल हो गए थे। कुछ दिनों से वो शदीद ज़हनी कैफियत कोफत में मुबतला थी। ऑफिस के काम का ज़्यादा बोझ होने की वजह से मिनाज भी आजकल घर पर ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था, इसलिए रानी की कैफियत से नाशना था। रानी ने अब ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारना शुरू कर दिया था। रात के वक्त वो कमरे में बैठी मिनहाज का इंतजार करती, क्योंकि आज मिनहाज से ऑफिस से जल्दी आने का कहा था और इनका बाहर डिनर का प्रोग्राम था। काफ़ी देर तक वो मिनहाज का इंतजार करती रही, फिर खिड़की में जाकर खड़ी होगी, लेकिन अगले ही पल घर में शोर मचते शोर से घबरा गई। नीचे से सबके चीखने चलाने की आवाज़ें आ रही थी। रानी परेशानी से नीचे की जाने लपकी तो देखा पूरे किचन में आग लगी हुई थी और मुबशरा किचन में मौजूद थी। आग के दरमियान में खड़ी मुबशरा पागलों की तरह चला रही थी। रानी की तो टांगे बेजान हो गई थी। क्या हुआ है ये सब? मिनाज घर में दाखिल हो तो घबरा कर पूछने लगा, बाबा मामा किचन में है, वो जल गई है। मिरार रोती हुई इससे लिपट गई थी। रानिया मिनाज की नज़रें सीढ़ियों के पास खड़ी रानिया पर नहीं पड़ी थी, इसलिए इसने लगा कि रानिया किचन में है। इसके उस्तान खता हो गए थे। नहीं, मुबशरा है अंदर। कशमाला बेगम ने इसकी गलती दुरुस्त की थी। मुबशरा मिनाज ने जेलब इसका नाम दोहराया और फिर अगले ही झटके में वो झुकता हुआ किचन में दाखिल हो गया। उसके कोट में आग लगी थी, जिसे इसने अगले ही पल उतार फेंका। मिनाज, ये क्या हरकत की बेटा, तुम पागल हो क्या? मिनाज के इस अमल पर कशमाला बेगम मुतफक्र होती चलाई थी, जबकि रानी का तो सांस ही कहीं सीने में अटक गया था। मुबशरा किचन में बेहोश हो गई थी। मिनाज ने इसे कंधे पर डाला और फिर कशमाला बेगम से चादर मांगकर अपने गिर्द लपेट ली। पूरा किचन आग की लपेट में आ चुका था। मिनाज ने हिम्मत की और फिर एक छलांग के साथ किचन से बाहर निकला। इसके गिर्द गिर्द लिपटी चादर ने आग पकड़ ली थी। बाहर आते ही इसने चादर उतार दी। मुबशरा को सोफे पर लटाया। मुबशरा उठो। मिनाज ने इसके गाल थपथपाया था। मामा प्लीज उठे। मिराल इसका बाजू झिड़ोने लगी। मुबशरा, आंखें खोलो बेटा। कशमाला ने इसका सर हसलाया था। ये मंजर देखकर दूर खड़ी रानी का दिल कहीं अंदर ही डूब गया था। अब इसकी जगह यहाँ नहीं बची थी। मिनाज की मुबशरा के लिए फिक्र देख इसे एहसास हो गया था कि मर्द अपनी पहली मोहब्बत वाकई नहीं भूलता। मुबशरा भी तो इसकी पहली मोहब्बत थी। कशमाला बेगम ने भी मुबशरा को कबूल कर लिया था और मिराल, वो तो इनके बगैर जीने का तस्वर भी नहीं कर सकती थी। पल में ही रानी ने वहाँ खड़े एक फैसला लिया और फिर अपने कमरे की तरफ भागी। मुबशरा को होश आने के बाद मिनाज तो फौरन कमरे में आया था तो देखा रानी अपना बैग पैक कर रही थी। मिनाज को कुछ समझ नहीं आया। वो ना समझी से देखने लगा। रानी, क्या हुआ है? वो उलझन का शिकार होता धीमे लहजे में पूछने लगा। मिनाज, अब आपका घर मुकम्मल हो गया, अब मेरी यहाँ कोई जगह बाकी नहीं है। घर मुबशरा का था, मुबशरा वापस आ गई तो मेरा यहाँ रहना मुनासिब नहीं, इसलिए मैं जा रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। रानी बैग घसीटती हुई मिनाज के पास आई और नरमी से कहकर आगे की तरफ बढ़ गई, जबकि इसकी बात सुनकर मिनाज के पैरों से ज़मीन खिसक गई।
वो बेयकीनी से बाहर की तरफ बढ़ती रानी को देखने लगा। आग लगने की वजह से इसको कोई नुकसान तो नहीं हुआ था, बस वो खौफ की वजह से बेहोश हो गई थी। अभी वो बेड पर लेटी आराम कर रही थी जब इसका फ़ोन बजा। से सराज से फ़ोन उठाकर कान से लगाया। हेलो। अगली तरफ से आती मर्दाना आवाज़ पहचान नहीं पाई कौन, इसने सवाल किया। मैं अनीस। मुकाबिल का जवाब सुनकर इसकी आंखों में इससे लड़के का चेहरा जगमगा गया। क्यों क्यों फ़ोन किया है? मुबशर का अंदाज यकदम स्पार्ट था। मुझे इस दिन समझ नहीं आया था कि आप रोई क्यों। फिर मैंने आपके बारे में मालूमात निकालना शुरू की। फिर सिरे से आई मीन मिनाज से पूछा फिर सर से आई मैंने मेहनाज से पूछा तो उसने मुझे आपके बारे में सब बताया और आपकी कहानी सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। आपने अपने साथ खुद बहुत गलत किया है। आपका रोना बिल्कुल दुरुस्त था। खैर, इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको वक्त पर इसका एहसास हो जाना। तुम्हें भी वक्त पर अपनी गलती का एहसास हो गया और तुमने नदामत के आंसू बहा लिया। अब माजी को छोड़ो और आगे कभी ऐसी गलती मत दोहराना। अल्लाह ताला से और महनाज से माफ़ी मांग लो। तुमने महनाज के साथ वाकई ज्यादती की है। अंस बहुत संजीदा अंदाज में से समझा रहा था जिसे वो मुबशर का कितना अपना हो। और मुबशर खामोशी से इसकी बात सुन रही थी। एक बार फिर आंखों में आंसू भर गए थे। क्या महनाज मुझे माफ़ कर देगा? क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा? वो बेसाख्ता पूछ बैठी थी। हाँ, अगर महनाज ने माफ़ कर दिया तो अल्लाह भी माफ़ कर देगा। अंस ने नरमी से इसे जवाब दिया। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। मुबशरा भीगे लहजे में बोली थी। सुधार सकती हो, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है, सब ठीक हो जाएगा। अंस ने इसे इत्मीनान दिलाया था। 6 माह बाद जाने मन जल्दी तैयार तैयार हो जाओ, हमें मीरू को रानिया की तरफ से पिक करना है। वो बेड पर बैठा आईने के सामने खड़ी मुबशरा को तवज्जो से देखता मोहब्बत से कोया। मुबशरा ने पलट को खूफगी से देखा। सब्र नहीं होता तुमसे? बिल्कुल, अभी अभी तक तुम पहले दिन जैसे ही हो। मुबशरा ने शिकवा किया तो धीरे से हंस दिया। फिर उठकर इसकी पुश्त पर जा खड़ा हुआ। दोनों हाथ इस की कमर के गिर्द बांध कर थोड़ी इसके कंधे पर अटका ली। तुम जब से मेरी ज़िंदगी में आई हो, ज़िंदगी बहुत हसीन होगी, वरना तो लगता था मैं अधूरा हो गया हूँ। उसने मोहब्बत भरे अंदाज में मुबशरा को मुखातिब किया। सेम टू यू माई डियर हस्बैंड, हैंडसम हबी। मुझे भी लगता था कि मेरी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा, लेकिन किसी मौजे की तरह तुमने मेरी ज़िंदगी फिर से संवार दी। मुबशरा ने भी मोहब्बत जताई। जब ही इन दोनों का ध्यान फ़ोन की रिंगटोन ने अपनी जानिब कराया। हमारी लाडली हमारा इंतज़ार कर रही है, यकीनन वो रानी का दिमाग खा रही होगी, जल्दी चलो। वो डार्क हैंडसम मर्द फ़ोन की जानिब मतवज्जो हुआ था। इसकी बात सुनकर मुबशरा ने इस बात में सर हिलाया और इसके हमरा इस बंगले जिसे घर से वॉकआउट कर गई। नहीं करें ना प्लीज़। रानी ने तीसरी बार इसे टोककर अपने बालों का जोड़ा बनाया था, क्योंकि उसने तीसरी बार रानिया के बाल जोड़े से आज़ाद कर दिए थे। इसका कहना था कि इसे रानी के खुले बाल बहुत पसंद थे। तुम जितनी बार लपेटोगी मैं इतनी बार खोलता जाऊंगा। इस लंबे चौड़े मर्द ने रानी की पुष्ट पर खड़े होकर फिर से इसके बाल खोल दिए थे। रानी इस बार चिढ़ गई थी और मुंह बसूर से देखने लगी, जो अब कुछ ज्यादा ही नटखट हो गया था। क्या मसला है आपके साथ? मुझे काम नहीं करने देंगे? मुबशरा और वो गुस्से से आगे बोलने ही वाली थी कि जब इसके शोहर ने स्लैब पर रखे केक से क्रीम हटाकर इसके गाल पर लगाई और फिर साफ करने के लिए इसके चेहरे पे झूलने लगा। जब बाहर से आती आवाज़ पर रुक गया। अस्सलामुअलैकुम सर। लाउंज से आती अंस की आवाज़ सुनकर इसने अपने मोट का बेड़ा गर्क होने पर मुंह बनाया और बाहर की तरफ लपक गया, जबकि इसके खफा होने पर आने का कहका फिजा में बुलंद हुआ। वालेकुम सलाम, बड़ी जल्दी नहीं आ गए तुम लोग? महनाज ने लाउंज में आते अंस और मुबशरा को देखकर खौफगी का इज़हार किया। मिराल कशमाला बेगम के कमरे से निकलकर मुबशरा से लिपट गई थी। आधा महीना मुबशरा और अंस के साथ रहती और आधा महीना महनाज और रानी के साथ, क्योंकि वो अपनी दोनों माओं में से किसी एक को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। मेरी बेगम साहिबा बहुत देर लगाती हैं तैयार होने में। अंस कंधे चाकर सोफे पर बैठ गया और इसकी बात सुनकर मुबशरा ने इसे घुरी से नवाजा। रानी किचन से निकलकर मुबशरा से बलगीर हुई। वो दोनों मिराल को लेने आए थे। मुलाजिम ने चाय और स्नैक्स मेज़ पर लगा दिया था। साथ ही रानी का खास तौर पर बेक किया गया केक भी मेज़ पर रखा था। वो सब बैठकर चाय और स्नैक्स से लुत्फानंदोज़ होते गपशप में मसरूफ़ हो गए थे। अंस और मुबशरा के जाने के बाद वो अपने कमरे में आकर खिड़की के पास खड़ी हो गई थी। ठंडी हवा झूम झूम कर बहुत प्यारा रक्स कर रही थी। रानी की सोचे 6 माह पहले चली गई थी, जब वो बैग लेकर इस कमरे से जा रही थी और तब महनाज ने इसका बैग इसे छीन कर ऐसे सीने से लगाए खुद में बींच लिया था। इतनी बेकार सोच तुम्हारे ज़हन में आई कैसे? मुबशरा मेरा माजी थी, मेरा हाल और मुस्तकबिल, बल्कि इस घर में भी इसकी कोई जगह नहीं। इसे इस घर में सिर्फ मैंने तुम्हारे दिल रखने के लिए रखा है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मुबशरा तुम्हारी जगह ले लेगी। वो बहुत प्यार से समझा रहा था। रानिया ने नम आंखों से इसे देखा था। आंटी और मेरा सब मुबशरा के साथ रहने जाते थे। वो भीगे लहजे में बोली तो महनाज जिसका हाथ पकड़ के इसे कशमाला बेगम के कमरे की तरफ ले गया था। अम्मी, ये घर किसका है? इस घर पर किसका हक है? वो कशमाला बेगम के पास आके जज्बाती होता पूछने लगा। ये रानिया का घर है। रानिया मालका ने इस घर की। बेटा क्या हुआ, ऐसे क्यों पूछ रहे हो?
کشمالہ بیگم نے تشویش سے پوچھا، کیا مبشرہ اس کی جگہ لے سکتی ہے؟ مناج نے اگلا سوال داغا تھا۔ ہرگز نہیں، مبشرہ اس گھر میں محض ایک مہمان ہے، وہ رانی کی جگہ کبھی بھی کسی صورت نہیں لے سکتی۔ اس گھر کو رونق رانی نے بخشی ہے۔ ان حالات میں جب مبشرہ اس گھر کو ویران کر گئی تھی، ہمیں روتا سسکتا چھوڑ گئی تھی، ہم نے اسے صرف معاف کیا ہے، وہ بھی اس لیے کہ اسے اس کے کیے کی سزا مل گئی، مگر ہم اسے واپس اپنا نہیں سکتے۔ کشمالہ بیگم نے صاف گوئی سے کام لیا تھا۔ مناج نے ان کا جواب سننے کے بعد رانی کا ہاتھ پکڑا اور مبشرہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ میرال مبشرہ کے کمرے میں تھی۔ رانی اور مناج کو دیکھ وہ دونوں حیران رہ گئی۔ مبشرہ نے فوراً اپنے آپ کو چادر سے ڈھانپ لیا۔ رانیہ، تمہاری ماما کون ہے؟ مناج نے میرال کے پاس جا کے تھوڑا سخت لہجہ رکھ کر پوچھا تھا۔ یہ دونوں، میرال نے معصومی سے ایک ہاتھ سے مبشرہ کی طرف اشارہ کیا، دوسرے ہاتھ سے رانی کی۔ تم دونوں میں سے کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ مناج نے اگلا سوال پوچھا تھا۔ دونوں کے ساتھ، میرال نے معصوم سا جواب دیا۔ کوئی ایک بتاؤ میرو۔ مناج کا لہجہ اس بار زیادہ سخت ہو گیا تھا۔ بابا، میں دونوں ماما کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے دونوں کے ساتھ رہنا ہے۔ میرال کا چہرہ رونے والا ہو گیا تھا۔ مناج نے اس کا روتا چہرہ دیکھ کر رانی کا ہاتھ تھاما اور کمرے سے باہر لے کر کچن کی طرف بڑھ گیا، جہاں سارے ملازم اکٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اس گھر کی مالکن کون ہے؟ مناج نے ملازموں سے پوچھا تھا۔ رانیہ بی بی ہیں صاحب، سب نے ایک ساتھ جواب دیا تو رانیہ کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ وہ واقعی غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی۔ مناج اور رانیہ کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ سن لیا تم کون ہو اس گھر کی؟ تم صرف اس گھر کی ہی نہیں، میرے دل کی بھی مالکن ہو۔ رانیہ، آخر تم کیوں نہیں سمجھتی؟ میرا گزارا نہیں ہے تمہارے بغیر، تم کیوں مجھ سے دور جانے کی بہانے ڈھونڈتی رہتی ہو؟ مناج اب دکھ سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑا سوال کر رہا تھا۔ مناج، میں بس۔ رانی اپنی بات آدھی چھوڑ کر آگے بڑھ کر مناج کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس کا دل دہل گیا تھا۔ اس گھر کو چھوڑ کے جانے کا سوچ کے وہ ہر بار بہت احساس ہو جاتی تھی، خاص طور پر مناج اور اس گھر کو لے کر۔ دیکھو رانی، اس گھر میں سب مبشرہ کو صرف مہمان کی طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں، بس میرال ہے، وہ اس سے بہت کلوز ہوگی کیونکہ مبشرہ اس کی سگی ماں ہے۔ میں اس کو روک نہیں سکتا اس کی ماں کے پاس جانے سے، لیکن تم مجھے تو دیکھو، میں تو بس تمہارا ہوں نا۔ مبشرہ اس گھر میں صرف اپنی عدت پوری کرنے تک ہے۔ پھر انس نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ مبشرہ سے شادی کا خواہشمند ہے۔ مجھے امید ہے مبشرہ اس بار درست انسان کو نہیں ٹھکرائے گی۔ مناج نے اسے سینے سے لگایا، اس کے بعد سلاتے پیار سے سمجھایا تھا۔ مبشرہ کی عدت پوری ہونے کے بعد انس نے مبشرہ کے لیے پرپوزل بھیج دیا تھا، جسے مبشرہ نے ایکسیپٹ کر لیا تھا اور ان دونوں کی شادی ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے رانیہ مطمئن ہو گئی تھی مناج صرف اسی کا ہے۔ مناج کے دل میں صرف رانیہ تھی، وہ اس سے ہی پیار کرتا تھا۔ مبشرہ اور انس بھی اپنے گھر میں خوش تھے۔ سیاہ لینڈ کروزر تیزی سے اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ پچھلی نشست پر میرال بیٹھی سیل فون پر کارٹون دیکھ رہی تھی، جبکہ آگے بیٹھے مبشرہ اور انس کے درمیان خاموشی تھی۔ انس، میں نے تم سے کتنی بار پوچھا ہے کہ تم نے مجھ سے شادی کا فیصلہ کیوں کیا، مگر تم مجھے بتاتے ہی نہیں ہو۔ مبشرہ نے اسے خاموشی کو توڑا تھا۔ بتایا تو تھا، انس نے ڈرائیونگ کرتے مصروف سے انداز میں پوچھا تھا۔ کیا؟ مبشرہ نے آئی بک چاہ کر پوچھا۔ تمہاری کینچی کتنا چلتی زبان پسند آ گئی تھی نہ تب ہی۔ گاڑی میں انس کا کہکا بلند ہوا تھا، جس پر مبشرہ نے برا سا منہ بنایا تھا۔ صحیح سے بتاؤ انس، مبشرہ نے اس بار ضد کی تھی۔ دیکھو مبشرہ، میں ایک پولیس آفیسر ہوں، میرا کام ہے لوگوں کی جان بچانا۔ بس یہ سمجھ لو کہ میں نے تم سے شادی کر کے کسی بیچارے کی جان بچائی ہے، کیونکہ میرے علاوہ کوئی بھی دوسرا مرد تمہیں برداشت نہیں کر پاتا اور پاگل ہو جاتا۔ انس نے مبشرہ کو چھیڑا تھا۔ مبشرہ نے خفا ہوتے منہ پھیر لیا تھا۔ اس کی اس ادا پر انس کے لبوں کو بڑی خوبصورت مسکان نے چھوا تھا۔ اب وہ مبشرہ کو کیا بتاتا کہ اسے مبشرہ سے محبت ہو گئی تھی۔ اسے روتا اور نادم دیکھ کر محبت ہوئی تھی انس کو اس سے، اور سب سے بڑی بات، واقعی انس کو اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان سے محبت ہوئی تھی۔ مبشرہ اس سے ناراض ہو گئی تھی، اس لیے انس نے گاڑی اس کے پسندیدہ ریسٹورنٹ کی طرف موڑ لی تھی۔ مبشرہ نے دل سے سچی توبہ کی تھی اور رب نے اس کی توبہ قبول کر لی تھی، جس کے بدلے میں اسے انس جیسے شوہر سے نواز دیا گیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو رانیہ سرخ چہرے کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مناج کو اس کے چہرے پر بکھرے رنگ سمجھ نہیں آئے۔ وہ اس کے جانب چلتا ہوا آیا اور سوال نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ رانی نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اس کے ہاتھ میں ایک کارڈ تھما دیا، جس پر لکھا جملہ دیکھ کر مناج کا چہرہ بھی سرخ ہوتا چلا گیا۔ بس فرق یہ تھا کہ رانی کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا، مناج کا چہرہ خوشی سے سرخ ہوا تھا۔ یو آر گوئنگ ٹو بی فادر، کارڈ پر خوبصورت حروف میں جگمگا رہا تھا۔ کیا واقعی؟ مناج نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ میرو کا بہن یا بھائی آنے والے ہیں، رانی نے خوشی سے بتایا۔ مناج کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر رانیہ کو گلے سے لگا لیا تھا۔ رانیہ نے اسے مکمل کیا تھا، اس کے گھر کو سنوارا تھا اور بہت جلد رانیہ نے اسے ایک خوبصورت سا تحفہ دے کر اس کی فیملی مکمل کرنے والی تھی۔ ان کی ساری تکلیفیں ختم ہو چکی تھیں، اب بس ان کے دامن میں خوشیاں بچی تھیں، جنہیں سمیٹنے میں وہ دونوں مصروف ہونے والے تھے۔ اور یہاں پہ یہ ناول ختم ہوا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ پلیز ویڈیو کو لائک اور کمنٹس لازمی کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔